इतिहास गवाह है कि जब भी किसी सल्तनत का सूरज बुलंदी पर होता है तो उसकी चमक से जलने वालों की परछाइयां भी लंबी होने लगती है। शहशाहेंद जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का दौर भी कुछ ऐसा ही था। उनके राज में अमन था, खुशहाली थी, और उनके पास एक ऐसा हीरा था जिसकी चमक के आगे सब फीके थे, राजा बीरबल। बीरबल सिर्फ एक मंत्री नहीं थे, वो अकबर के दोस्त थे, उनके मुश्किल वक्त के साथी थे और सल्तनत की वो ढाल थे जिसे भेद पाना दुश्मनों के लिए नामुमकिन था। लेकिन कहते हैं, जब चिराग सबसे ज्यादा रोशनी देता है तो उसके ठीक नीचे अंधेरा भी उतना ही गहरा होता है। अकबर के दरबार में भी कुछ ऐसे दरबारी थे जिनके दिलों में बीरबल की कामयाबी का अंधेरा घर कर गया था। इन दरबारियों का मुखिया था बादशाह का साला मान सिंह। मान सिंह में अकड़ थी, शाही रिश्ते का घमंड था, लेकिन अक्ल के नाम पर वो कोरा कागज था। उसे लगता था कि बीरबल की वजह से उसे दरबार में वो अहमियत नहीं मिलती जिसका वो हकदार है। वो और उसके साथी दिन रात बादशाह के कान भरने में लगे रहते। जहां अपना एक दिन मान सिंह ने बड़ी चालाकी से कहा, बीरबल निस्संदेह बुद्धिमान है, लेकिन हर छोटे बड़े मसले में सिर्फ उन्हीं की सलाह लेना क्या सल्तनत के दूसरे काबिल लोगों के साथ नाइंसाफी नहीं है? सल्तनत किसी एक इंसान के भरोसे नहीं चलनी चाहिए। मुल्ला दोप्याजा ने बात आगे बढ़ाई, और हुजूर, आजकल बीरबल कुछ ज्यादा ही थकने लगे हैं। उनकी उम्र भी हो रही है, शायद उन्हें कुछ दिन आराम की जरूरत है ताकि कोई नया और जोशीला मंत्री अपनी काबिलियत दिखा सके। रोज रोज की इन बातों का असर शहद में घुले धीमे जहर की तरह हो रहा था। अकबर, जो बीरबल पर आंख मूंदकर भरोसा करते थे, उनके मन में भी एक छोटा सा शक का बीज पनपने लगा। क्या सच में मैं बीरबल पर कुछ ज्यादा ही निर्भर हो गया हूं? क्या सल्तनत को एक नई सोच की जरूरत है? एक दिन दरबार में किसी छोटी सी बात पर अकबर और बीरबल में हल्की सी बहस हो गई। ये बहस बहुत मामूली थी, लेकिन मान सिंह और उसके साथियों के लिए ये एक सुनहरा मौका था। उन्होंने इस छोटी सी चिंगारी को हवा देकर आग में बदल दिया। उस शाम अकबर ने एक ऐसा फैसला सुनाया जिसने पूरे मुगल साम्राज्य को हिलाकर रख दिया। हम राजा बीरबल को उनके मंत्री पद से कुछ समय के लिए मुक्त करते हैं। बादशाह ने भरे दरबार में ऐलान किया, उन्हें कुछ दिन आराम करना चाहिए। उनकी जगह हम अपने साले साहब मान सिंह को अपना नया मुख्य सलाहकार नियुक्त करते हैं। ये ऐलान किसी बिजली की तरह दरबार पर गिरा। बीरबल के समर्थकों के चेहरे पर मायूसी छा गई, जबकि मान सिंह और उसके साथियों के चेहरे जीत की चमक से दमक रहे थे। बीरबल ने हमेशा की तरह बादशाह के फैसले को सिर झुकाकर स्वीकार किया। उन्होंने अपनी शाही पगड़ी उतारी, सिंहासन को सलाम किया और खामोशी से दरबार से बाहर चले गए। किसी ने नहीं सोचा था कि ये खामोशी आने वाले तूफान का संकेत थी। बीरबल आगरा छोड़कर अपने पैतृक गांव चले गए। वहां उन्होंने अपनी पहचान छिपा ली और एक आम किसान की तरह जिंदगी जीने लगे। उन्हें न पद का मोह था, न ही अपमान का दुख। वो जानते थे कि सच और काबिलियत को ज्यादा दिन तक छुपाया नहीं जा सकता। इधर आगरा में मान सिंह के मंत्री बनते ही सल्तनत के बुरे दिन शुरू हो गए। उसे न तो राजकाज की समझ थी, न ही लोगों की परख। उसका हर फैसला मूर्खता और घमंड से भरा होता था। उसकी मूर्खतापूर्ण फैसलों से पूरे आगरा में हाहाकार मच गया। छोटे छोटे मसले नासुर बन गए। व्यापारी परेशान थे, किसान दुखी थे और आम जनता का प्रशासन पर से भरोसा उठने लगा था। अकबर रोज रोज की शिकायतों से तंग आ चुके थे। उन्हें अब धीरे धीरे अपनी गलती का एहसास हो रहा था। उन्हें बीरबल की याद सताने लगी थी। वो उस हीरे की कीमत समझ गए थे जिसे उन्होंने खुद अपने हाथों से दूर फेंक दिया था। एक दिन पड़ोसी राज्य फारस का एक दूत एक बड़ा ही अजीब और चुनौतीपूर्ण संदेश लेकर आया। फारस के शाह ने बादशाह अकबर को दोस्ती के नाते एक पहेली भेजी थी। उन्होंने एक मटकी भेजी थी जो ऊपर तक रेत और चीनी के मिश्रण से भरी हुई थी। संदेश था,
क्या आपके दरबार में कोई ऐसा बुद्धिमान है जो इस मटकी को तोड़े बिना रेत में से चीनी का एक एक दाना अलग कर सके? अगर ऐसा कोई है तो हम आपकी सल्तनत की बुद्धिमानी का लोहा मान जाएंगे, वरना। ये पहेली सुनकर पूरा दरबार सन्न रह गया। ये काम असंभव था। अकबर ने उम्मीद भरी नजरों से अपने नए मंत्री मान सिंह की ओर देखा। मान सिंह का चेहरा सफेद पड़ चुका था। उसने कहा, जहांपनाह, ये तो कोई काम ही नहीं है। हम कुछ मजदूरों को लगाकर एक एक दाना अलग करवा देंगे। फारस का दूत हंस पड़ा। मंत्री जी, अगर महीनों लगाकर यही करना था तो ये पहेली न होती। हमारे शाह को एक दिन में इसका हल चाहिए, वो भी बुद्धिमानी से। मान सिंह की बोलती बंद हो गई। दरबार में सल्तनत की इज्जत दांव पर लगी थी। अकबर का चेहरा शर्म और गुस्से से लाल हो गया। उस रात अकबर सो नहीं पाए। उन्होंने अपने सबसे भरोसेमंद सिपह सालार को बुलाया और हुक्म दिया, जाओ, बीरबल को ढूंढ निकालो। चाहे वो जमीन में हो या आसमान में, उसे हमारे सामने पेश करो। कई हफ्तों की कड़ी मशक्कत के बाद सिपाहियों को बीरबल का पता चला। जब वे बीरबल के गांव पहुंचे तो वो उन्हें एक खेत में हल चलाते हुए मिले। उन्होंने बीरबल को बादशाह का संदेश दिया। बीरबल सब कुछ समझ गए। वो मुस्कुराए और आगरा चलने के लिए तैयार हो गए। जब बीरबल ने एक आम किसान के भेष में दरबार में कदम रखा तो एक पल के लिए सब खामोश हो गए। अकबर अपनी गद्दी से दौड़कर नीचे आए और बीरबल को गले लगा लिया। उनकी आंखों में पश्चाताप के आंसू थे। हमें माफ कर दो बीरबल, हमने तुम्हारी कद्र नहीं की। आज इस सल्तनत को तुम्हारी जरूरत है। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, मैं तो आपका एक अदना सा सेवक हूं। हुक्म कीजिए। अकबर ने फारस की पहेली के बारे में बताया। बीरबल ने उस मटकी को ध्यान से देखा। उनके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान तैर गई। जहांपनाह, इसका हल तो बहुत ही आसान है। ये सुनकर सब चौंक गए। बीरबल ने सिपाहियों को आदेश दिया, इस मटकी को ले जाकर महल के सबसे बड़े बगीचे में, उस आम के पेड़ के चारों ओर रख दो, जहां चींटियों का सबसे बड़ा झुंड रहता है। किसी को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन बादशाह को बीरबल पर पूरा भरोसा था। उनके हुक्म के मुताबिक मटकी को बगीचे में रख दिया गया। बीरबल ने फारस के दूत से कहा, जनाब, आप कल सुबह तक का इंतजार कीजिए, आपको आपका जवाब मिल जाएगा। अगली सुबह पूरा दरबार उस बगीचे में मौजूद था। सबकी नजरें उस मटकी पर थी। जब मटकी दरबार में लाई गई तो सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। मटकी के अंदर और बाहर लाखों चींटियों की कतारें लगी हुई थी। उन्होंने रात भर में चीनी का एक एक दाना उठाकर अपने बिल में जमा कर लिया था और मटकी में अब सिर्फ और सिर्फ साफ सुथरी रेत बची थी। ये एक चमत्कार जैसा था। बीरबल ने बिना हाथ लगाए, बिना मटकी तोड़े, प्रकृति की मदद से उस असंभव पहेली को हल कर दिया था। फारस का दूत बीरबल के सामने नतमस्तक हो गया। मान गए, वाकई हिंदुस्तान की सल्तनत में बुद्धि का सागर बहता है। बादशाह अकबर का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। उन्होंने अपनी शाही पगड़ी उतारी और बीरबल के सिर पर रखते हुए कहा, बीरबल, ये पगड़ी और ये पद सिर्फ तुम्हारे लिए ही बना है। आज तुमने सिर्फ एक पहेली हल नहीं की है, तुमने हमें यह भी सिखाया है कि एक काबिल सलाहकार की जगह कोई नहीं ले सकता। मान सिन्हा का सिर शर्म से झुका हुआ था। उसने बीरबल से माफी मांगी। बीरबल ने उसे माफ करते हुए कहा, मंत्री बनना और मंत्री होना दो अलग बातें हैं। पद घमंड के लिए नहीं, बल्कि जिम्मेदारी और सेवा के लिए होता है। उस दिन के बाद बीरबल को उनका पुराना पद और सम्मान वापस मिल गया और सल्तनत एक बार फिर तरक्की और इंसाफ की राह पर चल पड़ी। ये कहानी हमें सिखाती है कि काबिलियत और अनुभव का कोई विकल्प नहीं होता। एक मूर्ख को ऊंचे पद पर बिठाना किसी सल्तनत को अपने ही हाथों से बर्बादी के रास्ते पर धकेलने जैसा है, और एक सच्चा हीरा चाहे कितनी भी धूल में क्यों न मिल जाए, उसकी चमक कभी फीकी नहीं पड़ती। कहानी 2। उस दिन भी
दरबार आम दिनों की तरह ही सजा हुआ था, लेकिन शहंशाह अकबर की आंखों में एक ऐसी चमक थी जो किसी बड़ी शरारत या किसी टेढ़े सवाल का इशारा कर रही थी। उनकी नजरें दरबार में मौजूद हर चेहरे से गुजरती हुई एक खास चेहरे पर आकर टिक गई। बीरबल। अकबर ने पुकारा, बीरबल। बीरबल अपनी जगह से उठे और सिर झुकाकर अदब से बोले, जी जहांपनाह। हुक्म कीजिए। अकबर ने कहा, बीरबल, हम तुम्हारे दिमाग का लोहा मानते हैं। तुमने हर मुश्किल सवाल का, हर पहेली का हल निकाला है, लेकिन आज हमारे जहन में एक ऐसा सवाल आया है जो शायद तुम्हारी बुद्धि की सीमाओं को भी परख लेगा। दरबार में कानाफूसी शुरू हो गई। बीरबल के विरोधी, खासकर मुल्ला दोप्याजा के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान आ गई। उन्हें लगा कि आज बीरबल जरूर फंसेंगे। बीरबल ने शांत और विनम्र भाव से कहा, जहांपनाह, आप सवाल करें। ये दास अपनी पूरी क्षमता से जवाब देने का प्रयास करेगा। आपकी हर आज्ञा सिर आंखों पर। अकबर ने गहरी सांस लेते हुए माहौल को और गंभीर बनाया और पूछा, बीरबल, हम चाहते हैं कि तुम हमें यह बताओ कि हमारी राजधानी आगरा शहर में कुल कितनी मुर्गियां हैं? ये सुनते ही पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। फिर अचानक कुछ दरबारी अपनी हंसी नहीं रोक पाए। ये सवाल इतना बेतुका और असंभव था कि सबको ये एक मजाक लगा। मुल्ला दोप्याजा आगे आकर व्यंग्य से बोला, हां हां, माफ कीजिएगा जहांपनाह, लेकिन ये तो कमाल का सवाल है। अब बीरबल जी शहर की गलियों में जाकर कुकड़ू को गिनेंगे। दरबार में फिर से हंसी का फव्वारा छूट गया। ये सिर्फ एक सवाल नहीं था, ये बीरबल के लिए एक जाल था, एक ऐसा जाल जिसमें से निकलना नामुमकिन लग रहा था। कोई भी इंसान भला पूरे शहर की मुर्गियों की गिनती कैसे कर सकता है? लेकिन बीरबल के चेहरे पर शिकन तक नहीं आई। वो शांत खड़े रहे। उन्होंने कहा, जहांपनाह, आपका हुक्म सिर आंखों पर। मुझे ये काम करने में कोई आपत्ति नहीं है। मैं आपको आगरा शहर की मुर्गियों की सटीक गिनती लाकर दूंगा। ये सुनकर हंसते हुए दरबारियों के चेहरे पर आश्चर्य के भाव आ गए। अकबर ने हैरानी से पूछा, सच में बीरबल, तुम ये कर सकते हो? बीरबल ने जवाब दिया, जी जहांपनाह, लेकिन इस काम के लिए मुझे कुछ चीजों और थोड़े समय की जरूरत होगी। अकबर ने उत्साह से कहा, मांगो बीरबल, जो मांगोगे मिलेगा। हमें बस नतीजा चाहिए। बीरबल बोले, जहांपनाह, मुझे इस काम के लिए 1 हफ्ते का समय, 50 भरोसेमंद कर्मचारी और शाही खजाने से 500 अशरफियों की जरूरत होगी। मुल्ला दोप्याजा फिर से बोल उठा, जहांपनाह, ये तो शाही खजाने की बर्बादी है। भला मुर्गियां गिनने के लिए 500 अशरफिया? अकबर ने उसे हाथ उठाकर रोकते हुए कहा, खामोश मुल्ला, हमें बीरबल पर पूरा भरोसा है। बीरबल, तुम्हें 1 हफ्ता और 500 अशरफिया दी जाती है। हमें उम्मीद है कि तुम हमें निराश नहीं करोगे। बीरबल ने सिर झुकाकर शुक्रिया अदा किया और कहा, 1 हफ्ते बाद इसी दरबार में मैं आपको आगरा की मुर्गियों की सही संख्या बताऊंगा। इसके बाद बीरबल ने अपना काम शुरू कर दिया। उन्होंने अपने 50 कर्मचारियों को अलग अलग दलों में बांटा और पूरे शहर में भेज दिया। उनका काम था हर घर में जाकर ये पूछना कि उनके पास कितनी मुर्गियां और कितने मुर्गे हैं। ये खबर पूरे आगरा में आग की तरह फैल गई। कुछ लोग डर रहे थे तो कुछ चालाकी कर रहे थे। किसी को लगता था कि बादशाह उनकी मुर्गियां ले लेंगे, तो किसी को लगता था कि उन पर टैक्स लग जाएगा। उधर बीरबल के विरोधी मुल्ला दोप्याजा एक साजिश रच रहा था। उसने अपने साथियों से कहा, हम गिनती को गड़बड़ कर देंगे। अपने आदमियों से कहो कि वो रात में कुछ लोगों के घरों से मुर्गियां चुराकर दूसरे इलाकों में छोड़ आएं। कुछ मुर्गियों को शहर से बाहर भेज दें। जब बीरबल अपनी गिनती पेश करेगा तो हम कुछ घरों की दोबारा गिनती करवाएंगे, और जब संख्या अलग निकलेगी तो बीरबल झूठा साबित हो जाएगा। मुल्ला दोप्याजा की साजिश शुरू हो गई। रातों रात शहर में मुर्गियों की हेराफेरी होने लगी, लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि बीरबल की नजरें हर जगह थी।
एक हफ्ता बीत गया और फैसले का दिन आ गया। दरबार खचाखच भरा था। हर कोई ये जानने के लिए उत्सुक था कि बीरबल क्या जवाब देंगे। अकबर ने पूछा, बीरबल, एक हफ्ता पूरा हो गया, बताओ हमारी राजधानी में कुल कितनी मुर्गियां हैं? बीरबल आगे आए। उनके हाथ में एक बड़ा सा रजिस्टर था। उन्होंने कहा, जहांपनाह, आपके हुक्म के अनुसार मैंने और मेरे कर्मचारियों ने पूरे आगरा शहर का कोना कोना छान मारा है। फिर उन्होंने रजिस्टर का एक पन्ना खोला और बोले, जहांपनाह, इस गिनती के अनुसार आगरा शहर में कुल 1,75,362 मुर्गियां हैं और 489 मुर्गे हैं। ये संख्या सुनकर सब हैरान रह गए। मुल्ला दो प्याजा अपनी जगह से खड़ा हो गया और चिल्लाया, झूठ, ये सरासर झूठ है। जहांपनाह, ये नामुमकिन है। अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं है तो आप अभी किसी भी मोहल्ले के किसी भी घर की दोबारा गिनती करवा कर देख लीजिए। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि यह संख्या गलत निकलेगी। अकबर ने भी सोच में पड़कर बीरबल से पूछा, बीरबल, मुल्ला की बात में दम तो है। तुम इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हो कि तुम्हारी गिनती इंच भर भी गलत नहीं है? अब सारी निगाहें बीरबल पर थी। बीरबल के चेहरे पर अभी भी वही शांत मुस्कान थी। वो मुस्कुराते हुए बोले, जहांपनाह, मुझे पता था कि ये सवाल जरूर उठेगा और मैं इसके लिए पूरी तरह से तैयार हूं। मेरी गिनती 100% सही है। अगर जांच के दौरान शहर में मुर्गियों की संख्या मेरी बताई गई संख्या से ज्यादा निकलती है तो इसका मतलब यह है कि बाहर से कुछ मुर्गियां अपने रिश्तेदारों से मिलने आगरा शहर में आई हुई है। दरबार में हल्की सी फुसफुसाहट हुई। बीरबल ने अपनी बात जारी रखी, और जहांपनाह, अगर जांच के दौरान मुर्गियों की संख्या मेरी बताई गई संख्या से कम निकलती है तो इसका सीधा सा मतलब यह होगा कि आगरा की कुछ मुर्गियां शहर से बाहर अपने रिश्तेदारों के यहां दावत खाने या घूमने गई हुई है। जैसे ही बीरबल ने यह कहा, पूरे दरबार में एक पल के लिए गहरा सन्नाटा छा गया। और फिर शहंशाह अकबर खुद को रोक नहीं पाए और जोर जोर से हंसने लगे। उनकी हंसी देखकर पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। बीरबल ने क्या शानदार जवाब दिया था। एक ऐसा जवाब जिसके आगे हर तर्क, हर साजिश, हर सवाल बौना पड़ गया था। मुल्ला दो प्याजा का चेहरा शर्म से लाल हो गया। अकबर ने हंसते हंसते कहा, वाह बीरबल, वाह, मान गए तुम्हारी हाजिर जवाबी को। तुमने न सिर्फ एक असंभव सवाल का जवाब दिया बल्कि यह भी साबित कर दिया कि बुद्धि के सामने दुनिया की कोई भी चुनौती बड़ी नहीं होती। अकबर ने अपने गले से कीमती मोतियों की माला उतारकर बीरबल को पहना दी। इस तरह बीरबल ने एक बार फिर अपनी चतुराई और अनोखी सोच से सबको हैरान कर दिया। ये कहानी हमें सिखाती है कि कभी कभी सबसे मुश्किल सवालों के जवाब सबसे सरल और हास्यप्रद तर्क में छिपे होते हैं। बस हमें सोचने का अपना तरीका बदलना होता है। कहानी 3। ये कहानी एक ऐसे ही दिन की है जब बीरबल ने एक ऐसी गुस्ताखी कर दी थी जिसकी सजा सिर्फ और सिर्फ मौत थी। ये कहानी है उस दिन की जब बीरबल ने भरे दरबार में शहंशाहेंद जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर को एक गधा कह दिया था। उस दिन की सुबह कुछ अलग थी। बादशाह अकबर का मिजाज बेहद खराब था। रात भर उन्हें नींद नहीं आई थी और सुबह से ही दरबार में हर चीज उन्हें गलत लग रही थी। एक गायक ने अपना सबसे मधुर राग सुनाया तो बादशाह ने उसे बेसुरा कह दिया। एक शायर ने उनकी शान में कसीदे पढ़े तो उन्होंने उसे चापलूसी का ताना मार दिया। दरबार में एक अजीब सा खौफ पसर गया था। कोई भी बादशाह के सामने आने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। इस तनाव भरे माहौल में बीरबल के दुश्मन, खासकर मुल्ला दो प्याजा और बादशाह के साले मान सिंह मन ही मन खुश हो रहे थे। उन्हें लगा कि यही सही मौका है बीरबल को बादशाह की नजरों से गिराने का। मान सिंह ने आगे बढ़कर कहा, आलम पनाह, लगता है आप इन चापलूसों से तंग आ गए हैं। ये सब वही कहते हैं जो आपके कानों को अच्छा लगे, सच कोई नहीं कहता। अकबर ने गुस्से से कहा,
तुम सही कहते हो, मान सिंह। यहां सब मक्खन लगाने वाले हैं। कोई एक तो हो जो सच बोलने की हिम्मत रखता हो। कोई एक तो हो जो हमें आईना दिखा सके। बादशाह की नजरें बीरबल पर पड़ी, जो खामोशी से सब कुछ देख रहे थे। बीरबल, बादशाह की आवाज में एक चुनौती थी। तुम हमेशा अपनी सच्चाई और बुद्धिमानी की दुहाई देते हो। आज हम तुम्हें एक मौका देते हैं। आज सूरज ढलने तक तुम दरबार में सिर्फ और सिर्फ सच बोलोगे। कड़वा से कड़वा सच, चाहे वो हमारे बारे में ही क्यों न हो। हम तुम्हें वचन देते हैं, आज के दिन तुम्हारे मुंह से निकली किसी भी बात के लिए तुम्हें कोई सजा नहीं दी जाएगी। ये सुनते ही दरबार में सन्नाटा छा गया। ये एक शाही हुक्म नहीं, बल्कि एक खुला जाल था। एक ऐसा जाल जिसमें सच बोलना भी मौत को दावत देने जैसा था, और झूठ बोलना बादशाह के हुक्म की नाफरमानी थी। मुल्ला दो प्याजा की आंखों में एक शैतानी चमक कौंध गई। उसे अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा मौका नजर आ रहा था। बीरबल ने एक पल के लिए आंखें बंद की। वो इस जाल की गहराई को समझ रहे थे। उन्होंने अदब से सिर झुकाया और कहा, जहांपनाह, आपका हुक्म सिर आंखों पर। लेकिन सच, सच आईने की तरह होता है, जो अक्सर देखने वाले को चुभता है। क्या आप सच में उसे सहने के लिए तैयार हैं? अकबर ने अकड़कर कहा, हम शहंशाह हिंद हैं, बीरबल। हम तलवारों के वार सह सकते हैं, तो सच के तीर क्यों नहीं? तुम बस हमारा हुक्म मानो। खेल शुरू हो चुका था। बीरबल के दुश्मनों ने अपने पासे फेंकने शुरू कर दिए। एक दरबारी, जो खुद को बड़ा शूरवीर समझता था, आगे आया और बोला, बीरबल जी, आप तो बड़े ज्ञानी हैं। जरा बताइए, पिछली जंग में मेरी रणनीति कैसी थी? बीरबल ने उसकी आंखों में देखकर सपाट आवाज में कहा, आपकी रणनीति में ब्रवाडो ज्यादा और बुद्धि कम थी। अगर दुश्मन की सेना थोड़ी और समझदार होती तो हम वो जंग हार चुके होते। दरबारी का चेहरा शर्म से लाल हो गया। दरबार में कानाफूसी होने लगी। फिर मुल्ला दो प्याजा ने अपने एक शायर दोस्त को इशारा किया। शायर ने अपनी ताजा गजल सुनाई, जो उसने बादशाह की शान में लिखी थी। गजल खत्म होते ही मुल्ला ने बीरबल से पूछा, क्यों बीरबल, कैसी लगी ये शायरी? बीरबल ने बिना किसी भाव के कहा, इसमें शब्द तो थे, पर आत्मा नहीं थी। ये बस तुकबंदी का एक ढेर है, जिसमें चापलूसी की चाशनी लपेटी गई है। शायर का मुंह उतर गया। अब तक बादशाह अकबर इस खेल का मजा ले रहे थे। उन्हें बीरबल की साफगोई अच्छी लग रही थी, क्योंकि निशाना दूसरे लोग थे। लेकिन अब मुल्ला दो प्याजा ने अपना आखिरी और सबसे घातक दाव चलने का फैसला किया। उसने एक ऐसी चर्चा शुरू की जिसका अंत बीरबल की बर्बादी पर होना तय था। जहांपनाह, मुल्ला ने बड़ी मासूमियत से कहा, मैं अक्सर सोचता हूं कि दुनिया में हर जीव में कोई न कोई खास गुण होता है। शेर में ताकत, लोमड़ी में चालाकी, घोड़े में रफ्तार। आप तो पूरी सल्तनत के मालिक हैं। आप अपनी प्रजा में सबसे ज्यादा किस गुण की सराहना करते हैं? अकबर ने एक पल सोचा और फिर बड़े गर्व से कहा, हम अपनी प्रजा के उस गुण की सबसे ज्यादा सराहना करते हैं जो उन्हें अपनी जिम्मेदारियों का बोझ बिना किसी शिकायत के उठाने की ताकत देता है। मेहनत, लगन और बिना थके, बिना उफ किए अपने मालिक और अपनी सल्तनत के लिए काम करते रहना ही सबसे बड़ा गुण है। ये सुनकर मुल्ला की आंखों में जीत की चमक आ गई। उसने अपना जाल फेंक दिया था और शिकार ठीक निशाने पर था। अब वो बीरबल की ओर मुड़ा। पूरा दरबार सांस रोके देख रहा था। राजा बीरबल, मुल्ला ने अपनी आवाज में शहद घोलते हुए पूछा, आप तो जानवरों के बड़े पारखी हैं। जरा बताइए, ऐसा कौन सा जानवर है जिसमें बादशाह सलामत के बताए हुए सारे गुण, यानी मेहनत, लगन और बिना शिकायत किए बोझ उठाने की क्षमता, सबसे ज्यादा पाई जाती है? ये एक ऐसा सवाल था जिसका सिर्फ एक ही जवाब था। एक ऐसा जवाब जो बीरबल के मुंह से निकलना ही उनकी मौत का फरमान होता। बीरबल एक पल के लिए खामोश हो गए। उनकी नजरें बादशाह के चेहरे पर टिकी थी। उन्हें बादशाह का वचन याद था,
लेकिन उन्हें अपने दुश्मनों की नीयत भी साफ दिख रही थी। उन्होंने एक गहरी सांस ली और शांत लेकिन दृढ़ आवाज में कहा, मुल्ला जी, आपके सवाल का जवाब है। गधा। गधा शब्द सुनते ही दरबार में जैसे बम फट गया। कुछ लोग अपनी हंसी दबाने की कोशिश करने लगे तो कुछ के चेहरे पर खौफ था। मुल्ला और मान सिंह ने एक दूसरे को विजयी नजरों से देखा। उनका काम हो गया था। लेकिन वे यहीं नहीं रुके। मुल्ला ने अपना आखिरी वार किया। वाह, क्या खूब जवाब दिया है बीरबल जी। तो उसने एक पल का नाटकीय विराम लिया और फिर सीधे बादशाह की ओर इशारा करते हुए पूछा, तो फिर बादशाह सलामत के ही शब्दों के अनुसार आप हमारे शहंशाह को क्या कहेंगे? अब सारे रास्ते बंद हो चुके थे। बादशाह का हुक्म था सिर्फ सच बोलने का। बादशाह ने खुद उन गुणों को अपना सबसे बड़ा गुण बताया था और बीरबल ने उन गुणों का प्रतीक गधा जानवर को बताया था। अब अगर बीरबल पीछे हटते तो वो झूठे साबित होते और बादशाह के हुक्म की नाफरमानी करते, और अगर वो सच बोलते तो वो बादशाह का सबसे बड़ा अपमान करते। बीरबल ने अपनी आंखें बंद की जैसे ईश्वर को याद कर रहे हों। फिर उन्होंने आंखें खोली, सीधे बादशाह अकबर की आंखों में देखा और कहा, हुक्म की तामील करनी होगी। बादशाह सलामत के ही कहे अनुसार आप आगरा के सबसे बड़े गधे हैं। एक पल, सिर्फ एक पल के लिए पूरे दीवाना में मौत जैसा सन्नाटा छा गया। हवा ने चलना बंद कर दिया, पक्षियों ने चहचहाना बंद कर दिया, लोगों ने सांस लेना तक बंद कर दिया। फिर अकबर का चेहरा, जो पहले हैरान था, अब गुस्से से तमतमाने लगा। उनकी आंखें लाल हो गई, मुट्ठियां भिंच गई। उनका वचन, उनका वादा, सब उनके अपमान के नीचे दब गया। सिंहासन का अपमान, सल्तनत का अपमान। बीरबल, उनकी दहाड़ से पूरा किला कांप उठा। तुम्हारी ये जुर्रत, तुम्हारी इतनी हिम्मत। मुल्ला और मान सिंह के चेहरे पर ऐसी खुशी थी मानो उन्होंने पूरी दुनिया जीत ली हो। देखा जहांपनाह, वे चिल्लाए, हमने तो पहले ही कहा था, इसके दिल में आपके लिए कोई इज्जत नहीं है। इसे फौरन गिरफ्तार किया जाए, इसे मौत की सजा दी जाए। अकबर ने अपने सैनिकों को इशारा किया, ले जाओ इसे, डाल दो काल कोठरी में। कल सुबह हम इसकी किस्मत का फैसला करेंगे। सैनिकों ने बीरबल को पकड़ लिया। बीरबल के चेहरे पर न डर था, न ही कोई शिकन। उन्होंने बस एक बार बादशाह की आंखों में देखा और खामोशी से सैनिकों के साथ चले गए। उस रात आगरा शहर सो नहीं पाया। हर घर में बस यही चर्चा थी कि अब बीरबल का क्या होगा। क्या बादशाह अपना वचन तोड़ देंगे? क्या बीरबल को सच बोलने की सजा मिलेगी? अगली सुबह दरबार किसी मातम की सभा जैसा लग रहा था। बीरबल को जंजीरों में जकड़कर पेश किया गया। अकबर सिंहासन पर बैठे थे। उनका चेहरा पत्थर की तरह सख्त था। बीरबल, उनकी आवाज में नरमी का कोई अंश नहीं था। हमने तुम्हें अपना दोस्त समझा, अपना भाई माना, और तुमने हमें यह सिला दिया। भरे दरबार में हमारी इज्जत को मिट्टी में मिला दिया। हम तुम्हें अपनी सफाई का एक आखिरी मौका देते हैं। बताओ, तुमने ऐसा क्यों कहा? अब सबकी नजरें बीरबल पर थी। ये उनकी जिंदगी का आखिरी इम्तिहान था। बीरबल ने एक नजर अपने दुश्मनों पर डाली जो मुस्कुरा रहे थे। फिर उन्होंने बादशाह की आंखों में देखा और बोलना शुरू किया। उनकी आवाज में जरा भी घबराहट नहीं थी। जहांपनाह, मैंने वही कहा जो सच था, और आज मैं उसी सच को साबित करूंगा। आपने मुझसे पूछा कि मैंने आपको गधा क्यों कहा, तो सुनिए। पहला कारण, बीरबल ने अपनी पहली उंगली उठाते हुए कहा, एक गधा अपने मालिक का कितना भी भारी बोझ हो, उसे बिना किसी शिकायत के अपनी पीठ पर उठाकर मीलों चलता है। जहांपनाह, आप इस पूरी सल्तनत का, अपनी करोड़ों प्रजा की उम्मीदों और जिम्मेदारियों का बोझ अपने कंधों पर उठाए हुए हैं, बिना एक पल आराम किए, बिना एक शब्द शिकायत किए। इस गुण में क्या आप उस मेहनती जानवर की तरह नहीं हैं? दरबार में हल्की सी फुसफुसाहट हुई।
अकबर का गुस्सा थोड़ा कम हुआ। उनकी आंखों में अब जिज्ञासा थी। दूसरा कारण, बीरबल ने अपनी दूसरी उंगली उठाई। जब गधा अपने रास्ते पर चलता है तो गली के कुत्ते उस पर बेवजह भौंकते हैं, उसे परेशान करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह उनकी परवाह किए बिना शांत भाव से अपनी मंजिल की ओर बढ़ता रहता है। जहां अपना आपकी सल्तनत के भी कई दुश्मन और आलोचक हैं जो आप पर बेवजह भौंकते रहते हैं, आपकी राह में रोड़े अटकाने की कोशिश करते हैं। ये कहते हुए बीरबल ने मुल्ला और उसके साथियों की ओर एक गहरी नजर से देखा, लेकिन आप उनकी परवाह किए बिना सिर्फ अपनी प्रजा की भलाई के रास्ते पर आगे बढ़ते रहते हैं। इस धैर्य में क्या आप उस शांत जानवर की तरह नहीं हैं? मुल्ला और उसके साथियों के चेहरे का रंग उड़ने लगा था। वे समझ गए थे कि पासा पलट रहा है। और तीसरा और सबसे बड़ा कारण, जहांपनाह, बीरबल ने अपनी आवाज को और भी बुलंद करते हुए कहा। आमतौर पर लोग गधे को एक मूर्ख जानवर समझते हैं, लेकिन वो ये नहीं जानते कि गधी का दूध दुनिया के सबसे कीमती और गुणकारी दूधों में से एक माना जाता है, जिसमें हजारों बीमारियों को ठीक करने की ताकत होती है। वो अपनी मिठास और अपनी अच्छाई को अंदर छिपाए रखता है। जहांपनाह, दुनिया आपको एक सख्त और ताकतवर शहंशाह के रूप में देखती है, लेकिन हम जैसे लोग जो आपके करीब हैं, वो जानते हैं कि आपके उस सख्त मिजाज के पीछे अपनी प्रजा के लिए कितनी मिठास, कितना प्यार और कितना न्याय छिपा हुआ है। अपनी अच्छाई को इस तरह छिपाकर रखने के गुण में क्या आप उस अद्भुत जानवर की तरह नहीं हैं? जब बीरबल ने अपनी बात खत्म की तो पूरे दरबार में गहरा सन्नाटा था। यह सन्नाटा खौफ का नहीं, बल्कि सम्मान और आश्चर्य का था। बीरबल ने एक अपमानजनक शब्द को उठाकर उसे सम्मान के शिखर पर पहुंचा दिया था। उन्होंने गधा शब्द की ऐसी व्याख्या की थी जो किसी भी बादशाह के लिए सबसे बड़ी तारीफ हो सकती थी। बादशाह अकबर अपनी गद्दी से उठे। उनकी आंखों में गुस्सा नहीं, बल्कि अपने दोस्त के लिए प्रशंसा और गर्व के आंसू थे। वो धीरे धीरे चलकर बीरबल के पास आए और अपने हाथों से उनकी जंजीरें खोल दी। उन्होंने बीरबल को गले से लगा लिया और कहा, बीरबल, हमें माफ कर दो, हम तुम्हारे इरादे को नहीं समझ पाए। आज तुमने सच बोलकर हमारा अपमान नहीं किया, बल्कि सच की ताकत से हमें एक नया सम्मान दिया है। तुमने साबित कर दिया कि शब्द वही रहते हैं, बस देखने का नजरिया बदल जाता है। अकबर ने मुड़कर मुल्ला दो प्याजा और मान सिन्हा की ओर देखा। उनकी आंखों में आग थी। और तुम जैसे लोग जो शब्दों का जहर फैलाते हैं, वे ये जान ले कि बीरबल इस सल्तनत का दिमाग ही नहीं, बल्कि इसकी आत्मा भी है। उस दिन बीरबल के दुश्मनों को उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी हार मिली, और पूरी दुनिया ने एक बार फिर देखा कि बीरबल की बुद्धि की तलवार जब चलती है तो दुश्मन का सिर नहीं झुकता, बल्कि उसका घमंड चूर चूर हो जाता है। ये कहानी हमें सिखाती है कि किसी भी बात का मतलब उसके शब्दों में नहीं, बल्कि कहने वाले की नीयत और सुनने वाले की समझ में होता है। कहानी 4। शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का दरबार सिर्फ एक सल्तनत का केंद्र नहीं था। यह ज्ञान, कला और बुद्धि का एक ऐसा संगम था जिसकी लहरें दूर दूर तक की सल्तनतों से टकराती थी। दुनिया भर से गुणी लोग इस दरबार में अपनी किस्मत आजमाने आते थे, लेकिन उस दिन जो मेहमान आया था वो कोई कलाकार या फरियादी नहीं था। वो एक चुनौती थी, एक पहेली थी, एक ऐसा तूफान था जो अपने साथ फारस के शाह की अकड़ और गुरूर लेकर आया था। फारस के राजदूत मिर्जा जर्रार का दरबार में आगमन हुआ। जर्रार सिर्फ एक राजदूत नहीं था, वो फारस का सबसे तेज दिमाग माना जाता था। वो दर्शन, साहित्य और तर्कशास्त्र का माहिर था। उसकी जुबान में शहद की मिठास थी, लेकिन उसके हर शब्द के पीछे कटाक्ष का कांटा छिपा होता था। उसने बादशाह अकबर को झुककर सलाम किया और फारस के शाह का पैगाम पेश किया। उसकी बातों में दोस्ती का लिबास था,
लेकिन उसकी आंखों में हिंदुस्तान की प्रज्ञा को तौलने का अहंकार साफ झलक रहा था। शहंशाह हिंद जर्रार ने अपनी सधी हुई आवाज में कहा, मेरे आका शाह फारस ने आपके दरबार की बुद्धिमानी के बहुत चर्चे सुने हैं। वो मानते हैं कि हिंदुस्तान की धरती पर ज्ञानियों की कोई कमी नहीं, लेकिन वो ये भी जानना चाहते हैं कि क्या आपके दरबार में कोई ऐसा हीरा है जिसकी चमक हमारे फारसी ज्ञानियों के तेज के सामने फीकी न पड़े। ये सीधा सीधा एक बौद्धिक युद्ध का निमंत्रण था। दरबार में मौजूद हर दरबारी समझ गया कि ये दोस्ती का नहीं बल्कि दिमागी ताकत आजमाने का पैगाम है। अकबर का चेहरा गंभीर हो गया। मुगल सल्तनत की इज्जत दांव पर थी। अकबर मुस्कुराए, एक ऐसी मुस्कान जिसमें आत्मविश्वास भी था और चुनौती की स्वीकृति भी। मिर्जा जर्रार, आपने सही सुना है। हमारा दरबार ज्ञानियों से भरा पड़ा है और हमारे नवरत्नों में एक ऐसा रत्न भी है जिसकी बुद्धि का लोहा पूरी दुनिया मानती है। हम आपकी मुलाकात राजा बीरबल से करवाना चाहेंगे। सबकी निगाहें बीरबल पर टिक गई, जो हमेशा की तरह शांत और सहज भाव से खड़े थे। मिर्जा जर्रार ने बीरबल को ऊपर से नीचे तक देखा। एक साधारण कदकाठी, सादे लेकिन सुरुचिपूर्ण वस्त्र और चेहरे पर एक सौम्य मुस्कान। जर्रार को लगा, ये है वो शख्स जिसके दिमाग की दुहाई दी जाती है। इसे तो मैं अपने पहले ही सवाल में निरुत्तर कर दूंगा। जर्रार ने बीरबल की ओर देखकर कहा, राजा बीरबल, आपसे मिलकर खुशी हुई। सुना है आप हर पहेली को सुलझा देते हैं, तो चलिए आज कुछ दिमागी कसरत हो जाए। मैं आपसे 3 सवाल पूछूंगा। अगर आपने तीनों के सही जवाब दे दिए तो मैं मान लूंगा कि हिंदुस्तान की जमीन वाकई ज्ञान की खान है। बीरबल ने अदब से सिर झुकाया। राजदूत महोदय, आप सवाल करें। मैं अपनी अल्प बुद्धि से उत्तर देने का पूरा प्रयास करूंगा। जर्रार ने अपनी पहली चाल चली। ये एक दार्शनिक सवाल था, एक ऐसा जाल जिसमें बड़े बड़े ज्ञानी फंस जाते थे। राजा बीरबल, दुनिया में वो एक चीज क्या है जो हर इंसान के लिए हर जगह हर समय में एक जैसा सच हो? एक ऐसा सार्वभौमिक सत्य जिसका कोई अपवाद न हो। दरबार में सन्नाटा छा गया। ये सवाल सुनने में आसान था, पर था बहुत गहरा। एक दरबारी फुसफुसाया, मौत। मौत ही सबसे बड़ा सच है। जर्रार ने सुन लिया और मुस्कुराया, जनाब, लेकिन एक संत या योगी के लिए मौत मोक्ष का द्वार है, डर का कारण नहीं। एक कायर के लिए ये अंत है। तो सच एक जैसा कहा रहा, सबके लिए इसका अनुभव अलग है। दूसरे ने कहा, जन्म लेना। जर्रार ने फौरन जवाब दिया, लेकिन कुछ बच्चे मृत पैदा होते हैं, कुछ मां के गर्भ में ही खत्म हो जाते हैं। उनका जीवन शुरू होने से पहले ही समाप्त हो गया। तो ये भी सार्वभौमिक कैसे हुआ? हर कोई निरुत्तर था। अब सबकी निगाहें बीरबल पर थी। बीरबल कुछ पल खामोश रहे, जैसे ब्रह्मांड के किसी गहरे रहस्य पर चिंतन कर रहे हों। फिर उन्होंने अपनी शांत आवाज में कहा, राजदूत महोदय, इस दुनिया का एकमात्र और सबसे बड़ा सार्वभौमिक सत्य यह है कि वर्तमान पल लगातार भूतकाल बनता जा रहा है। ये एक ऐसी सच्चाई है जो एक राजा के लिए भी उतनी ही सच है जितनी एक फकीर के लिए, एक चींटी के लिए भी उतनी ही सच है जितनी एक हाथी के लिए। आप, मैं, ये दरबार, ये पूरी कायनात, हर कोई इस एक नियम से बंधा हुआ है। इसका कोई अपवाद नहीं। ये जवाब सुनकर मिर्जा जर्रार एक पल के लिए अवाक रह गया। ये एक ऐसा अकाट्य तर्क था जिसे काटा नहीं जा सकता था। उसने कभी इस दृष्टिकोण से सोचा ही नहीं था। दरबार में वाहवाह की आवाज गूंज उठी। जर्रार ने खुद को संभाला। वो पहला दौर हार चुका था, लेकिन जंग अभी बाकी थी। वाह राजा बीरबल, वाह, लाजवाब जवाब। जर्रार ने अपनी हार को मुस्कुराहट के पीछे छिपाते हुए कहा, चलिए अब दर्शन की दुनिया से बाहर निकलकर जरा हकीकत की दुनिया में आते हैं। मेरा दूसरा सवाल बहुत सीधा है। मैं चाहता हूं कि आप मुझे इस पूरी धरती की लंबाई और चौड़ाई मापकर बताएं। ये सुनते ही दरबारियों के होश उड़ गए। ये तो सरासर पागलपन था।
भला कोई इंसान पूरी पृथ्वी को कैसे माप सकता है? ये काम तो हफ्तों, महीनों या शायद सालों में भी पूरा नहीं हो सकता था। ये बीरबल को अपमानित करने की एक सीधी सीधी चाल थी। अकबर भी चिंतित हो गए। उन्हें लगा कि इस बार बीरबल जरूर फंस जाएंगे। लेकिन बीरबल के चेहरे पर शिकन तक नहीं थी। उन्होंने कहा, राजदूत महोदय, ये काम थोड़ा मुश्किल और लंबा जरूर है, पर नामुमकिन नहीं। लेकिन इसे करने के लिए मुझे कुछ चीजों की जरूरत होगी, जो आपको फारस से मंगवानी पड़ेंगी। जर्रार ने अहंकार से कहा, आप हुक्म कीजिए, दुनिया की कोई भी चीज आपके लिए हाजिर कर दी जाएगी। बीरबल ने कहा, मुझे कुछ और नहीं, बस फारस में बने सबसे बेहतरीन धागे का एक लच्छा चाहिए। धागा इतना मजबूत हो कि टूटे नहीं और इतना लंबा हो कि पूरी धरती को नाप सके। जर्रार बीरबल की इस अजीब मांग पर चौंक गया। धागे से धरती कौन नापता है? लेकिन वो अपनी बात से पीछे नहीं हट सकता था। उसने हामी भर दी और अपने देश में संदेश भिजवा दिया। कुछ हफ्तों बाद फारस से शाही कारीगरों द्वारा बनाया गया एक विशाल, कीमती धागे का लच्छा दरबार में पेश किया गया। जर्रार ने बीरबल से कहा, लीजिए, आपकी मांग पूरी हुई। अब आप हमें धरती की लंबाई चौड़ाई बताएं। बीरबल उस धागे के लच्छे के पास गए। उन्होंने उसमें से बस एक छोटा सा टुकड़ा तोड़ा और उसे अपनी उंगली पर लपेट लिया। फिर उन्होंने दरबार के बीचों बीच जमीन पर एक सीधी लकीर खींची। उन्होंने कहा, जहां पनाह और राजदूत महोदय, मैंने धरती को नाप लिया है। सब हैरान। कैसे? जर्रार ने लगभग चीखते हुए पूछा। बीरबल ने पूरी विनम्रता से समझाया, राजदूत महोदय, जिस तरह आपके इस एक धागे को देखकर फारस के सारे धागों की गुणवत्ता और कारीगरी का अंदाजा लगाया जा सकता है, ठीक उसी तरह इस एक गज जमीन को नापकर मैंने पूरी धरती की लंबाई और चौड़ाई का हिसाब लगा लिया है। अगर आपको मेरे नाप पर शक है, तो आप खुद इस फारसी धागे से पूरी धरती को नापकर मेरे हिसाब की जांच कर सकते हैं। ये एक ऐसा दाव था जिसने मिर्जा जर्रार को पूरी तरह से निरुत्तर कर दिया। बीरबल ने उसी के तर्क को उसी के खिलाफ इस्तेमाल कर दिया था। अगर जर्रार कहता है कि एक गज से पूरी धरती नहीं नापी जा सकती, तो यह भी मानना पड़ता कि एक धागे से पूरे फारस की कारीगरी नहीं परखी जा सकती। वो अपने ही जाल में फंस चुका था। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। दरबार में बीरबल की जय जयकार होने लगी। मिर्जा जर्रार अब बौखला चुका था। उसके ज्ञान और अहंकार को गहरी चोट पहुंची थी। उसने फैसला किया कि उसका आखिरी सवाल ऐसा होगा जो बीरबल की नहीं, बल्कि उसकी अपनी काबिलियत पर आधारित हो। एक ऐसा सवाल जिसका जवाब बीरबल कभी दे ही न पाए। वो अपनी जगह से खड़ा हुआ और उसने बोलना शुरू किया। पहले उसने शुद्ध संस्कृत में श्लोक पढ़े, फिर उसने अरबी में आयतें पढ़ी। उसके बाद उसने तुर्की, पश्तो और न जाने कितनी ही भाषाओं में ऐसे बात की जैसे वही उसकी अपनी भाषा हो। उसका उच्चारण इतना सटीक और प्रवाह इतना सहज था कि कोई कह ही नहीं सकता था कि वो ये भाषा सीख कर बोल रहा है। जब वो रुका तो उसने बीरबल को चुनौती दी, राजा बीरबल, मैंने आपके सामने दर्जन भर भाषाएं बोली है। अब आप अपनी बुद्धिमानी का इस्तेमाल करके सिर्फ ये बताइए कि इन सब में से मेरी मातृभाषा कौन सी है? वो पहली ज़बान कौन सी है जो मैंने अपनी मां से सीखी है? ये बीरबल के जीवन की सबसे कठिन परीक्षा थी। इसका जवाब किसी किताब में नहीं था, नहीं किसी तर्क में। ये एक इंसान के अंतरतम का रहस्य था। बीरबल ने चुनौती स्वीकार कर ली। उन्होंने कहा, राजदूत महोदय, इसका जवाब देने के लिए मुझे एक रात का समय चाहिए। कल सुबह इसी दरबार में मैं आपको आपकी मातृभाषा बताऊंगा। जर्रार हंसने लगा। एक रात? आप चाहे तो एक महीना ले लीजिए। आप इसका पता कभी नहीं लगा सकते। उस रात जब पूरा किला सो रहा था, बीरबल चुपके से उठे। वो एक सिपाही को साथ लेकर उस शाही अतिथि गृह की ओर गए जहां मिर्जा जर्रार ठहरा हुआ था। उन्होंने सिपाही को समझाया कि उसे क्या करना है। योजना के अनुसार
बीरबल दरवाजे के पीछे छिप गए। सिपाही ने चुपके से जर्रार के कमरे के दरवाजे को खटखटाया। जब अंदर से कोई आवाज नहीं आई तो उसने थोड़ा जोर से खटखटाया। गहरी नींद में सो रहा जर्रार हड़बड़ाकर उठा। कौन है? उसने ऊँघते हुए पूछा। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, सिपाही योजना के अनुसार बगल में रखे पानी से भरे घड़े से टकराकर गिर पड़ा। सारा ठंडा पानी अंधेरे में जर्रार के ऊपर जा गिरा। अचानक हुए इस ठंडे हमले से जर्रार बुरी तरह चौंक गया। नींद, अंधेरा और अचानक आई मुसीबत में उसके मुंह से जो पहले शब्द निकले वो किसी सीखी हुई भाषा के सधे हुए शब्द नहीं थे। वो उसकी अपनी भाषा, उसकी रूह की भाषा के शब्द थे। वो घबराहट में चिल्लाया, दर फुला, ई चीस्त, फारसी में धत तेरे की। ये क्या है? बस बीरबल को अपना जवाब मिल चुका था। वो चुपचाप वहां से लौट आए। अगली सुबह दरबार फिर से लगा। मिर्जा जर्रार पूरे आत्मविश्वास के साथ खड़ा था। उसे यकीन था कि आज वो बीरबल को पराजित करके ही रहेगा। अकबर ने पूछा, बीरबल, क्या तुम्हें राजदूत के सवाल का जवाब मिला? बीरबल ने सिर हिलाया। वो मिर्जा जर्रार के पास गए और उसकी आंखों में आंखें डालकर बिल्कुल साफ और स्पष्ट शब्दों में कहा, राजदूत महोदय, आपकी मातृभाषा फारसी है। ये सुनते ही जर्रार के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसका चेहरा फक हो गया। ये असंभव था। बीरबल को कैसे पता चला? उसने कांपती आवाज में पूछा। लेकिन ये कैसे मुमकिन है? बीरबल मुस्कुराए और उन्होंने पूरे दरबार के सामने वो राज खोला जिसने इंसान की सबसे गहरी सच्चाई को उजागर कर दिया था। राजदूत महोदय, इंसान कितनी भी भाषाएं सीख ले, कितने भी मुखौटे पहन ले, लेकिन जब उस पर कोई अचानक मुसीबत आती है, जब वो गहरे संकट या दर्द में होता है, तो उसके मुंह से वही भाषा निकलती है जो उसने अपनी मां की गोद में सीखी होती है, क्योंकि वही ज़बान उसकी आत्मा से जुड़ी होती है, दिमाग से नहीं। ये सुनकर मिर्जा जर्रार ने अपनी हार स्वीकार कर ली। वो बीरबल के सामने झुक गया और बोला, राजा बीरबल, आज मैं हारा नहीं हूं, बल्कि मैंने सीखा है कि सच्चा ज्ञान अहंकार में नहीं, बल्कि इंसान की गहरी समझ में होता है। आप सचमुच इस सल्तनत के सबसे कीमती रत्न हैं। उस दिन बीरबल ने सिर्फ एक बहस नहीं जीती थी, उन्होंने हिंदुस्तान के सम्मान को एक नई बुलंदी दी थी। और ये कहानी हमेशा के लिए इतिहास में दर्ज हो गई, एक ऐसी मिसाल बनकर जो हमें सिखाती है कि बुद्धि की सबसे बड़ी जीत दूसरे को हराना नहीं, बल्कि उसे उसकी अपनी सच्चाई का आईना दिखाना है। कहानी 5। आगरा से दूर एक छोटे से गांव में मानस नाम का एक असाधारण प्रतिभाशाली चित्रकार रहता था। उसके हाथों में जादू था। वो जब कूची उठाता तो बेजान कैनवास पर जिंदगी मुस्कुराने लगती थी। उसके बनाए चित्र सिर्फ तस्वीरें नहीं होती थी, वे भावनाएं होती थी जो देखने वाले के दिल में उतर जाती थी। मानस का एक ही सपना था कि एक दिन उसकी कला को शाही दरबार में पहचान मिले। दिन रात की मेहनत के बाद उसने अपनी जिंदगी की सबसे बेहतरीन कलाकृति बनाई, एक ऐसा चित्र जिसमें उसने गांव के मेले के हर रंग, हर भाव को कैद कर लिया था। उस चित्र को लेकर वो मीलों का सफर तय करके आगरा पहुंचा। उसकी किस्मत अच्छी थी कि उसकी कला पर एक शाही मंत्री की नजर पड़ी और उसे बादशाह अकबर के सामने अपनी कलाकृति पेश करने का मौका मिल गया। दरबार में जब उस चित्र पर से पर्दा हटा तो एक पल के लिए सब खामोश हो गए। बादशाह अकबर अपनी गद्दी से उठकर उस चित्र के पास आ गए। उन्होंने उस चित्र में गांव की मिट्टी की खुशबू, बच्चों की खिलखिलाहट और लोगों के चेहरे की सादगी को महसूस किया। वो मानस की प्रतिभा से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने उसे 100 सोने की अशर्फियों का इनाम दिया और उसे शाही चित्रकारों में शामिल होने का प्रस्ताव भी दिया। मानस की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसका बरसों का सपना सच हो गया था। यह खबर पूरे आगरा में आग की तरह फैल गई। हर कोई उस नौजवान चित्रकार के बारे में बात कर रहा था, जिसके हुनर ने बादशाह का दिल
जीत लिया था। आगरा में सेठ भैरव सिंह नाम का एक बहुत अमीर लेकिन उतना ही घमंडी व्यापारी रहता था। उसे कला की कोई समझ नहीं थी, लेकिन उसे अपनी दौलत और शान शौकत दिखाने का बहुत शौक था। वो कलाकृतियां इसलिए खरीदता था ताकि लोगों को बता सके कि वो कितनी महंगी चीजें खरीद सकता है। जब उसने मानस की शोहरत के बारे में सुना तो उसके दिमाग में एक खुराफाती विचार आया। उसने सोचा, अगर बादशाह ने इस चित्रकार से चित्र बनवाया है तो मुझे भी इससे एक ऐसा चित्र बनवाना चाहिए जो बादशाह के चित्र से भी ज्यादा भव्य हो। इससे पूरे आगरा में मेरी धाक जम जाएगी। उसने मानस को अपनी हवेली पर बुलवाया। मानस जब उस आलीशान हवेली में पहुंचा तो भैरव सिंह ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा, जैसे कोई कीमती सामान खरीद रहा हो। सुना है तुम बहुत बड़े कलाकार हो, सेठ ने अकड़कर कहा। हम चाहते हैं कि तुम हमारी एक तस्वीर बनाओ, एक ऐसी तस्वीर जिसमें हम, हमारी पत्नी और हमारे बच्चे हों। तस्वीर ऐसी होनी चाहिए कि उसे देखकर लोग कहें कि आगरा में भैरव सिंह जैसा अमीर और रौबदार कोई नहीं है। मानस एक सच्चा कलाकार था। उसने कहा, सेठ जी, मैं आपकी तस्वीर जरूर बनाऊंगा और उसमें आपकी शख्सियत को पूरी ईमानदारी से उतारने की कोशिश करूंगा। अब बात आई मेहनताने की। सेठ ने पूछा, क्या लोगे? मानस ने विनम्रता से कहा, सेठ जी, इस चित्र को बनाने में कई हफ्ते लगेंगे। सबसे बेहतरीन रंग और कैनवास का इस्तेमाल होगा। मैं आपसे इसके लिए 500 सोने की अशर्फिया लूंगा। 500 अशर्फिया। ये सुनकर सेठ के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान आ गई। उसने मन में सोचा, ये गांव का छोकरा मुझसे 500 अशर्फिया ऐंठना चाहता है, मैं इसे एक पाई भी नहीं दूंगा। लेकिन ऊपर से उसने बड़ी उदारता दिखाते हुए कहा, अरे बस 500, तुम काम शुरू करो। अगर हमें तुम्हारा काम पसंद आया तो हम तुम्हें मुंह मांगा इनाम देंगे। मानस सेठ की चिकनी चुपड़ी बातों में आ गया। उसने सोचा कि इतने बड़े सेठ से जुबान का पक्का कौन होगा। वो अपनी कला को साबित करने के जुनून में लग गया। उसने दिन को दिन नहीं समझा और रात को रात नहीं। वो अपनी छोटी सी कुटिया में उस चित्र को बनाने में डूब गया। उसने अपनी सारी जमा पूंजी बेहतरीन रंग, ब्रश और एक बड़ा कैनवास खरीदने में लगा दी। वो भैरव सिंह और उसके परिवार के हर सदस्य के चेहरे के भाव, उनकी आंखों की चमक और उनके कपड़ों की हर एक सिलवट को कैनवास पर उतार रहा था। 3 महीने की कड़ी मेहनत के बाद वो चित्र बनकर तैयार हुआ। ये सिर्फ एक चित्र नहीं था, ये एक जीता जागता शाहकार था। मानस ने सेठ भैरव सिंह के चेहरे पर उसके धन का घमंड, उसकी पत्नी के चेहरे पर आभूषणों की चमक और उसके बच्चों की आंखों में भविष्य की उम्मीदों को बखूबी दर्शाया था। खुशी खुशी वो उस विशाल चित्र को लेकर सेठ की हवेली पहुंचा। सेठ अपने कुछ अमीर दोस्तों के साथ बैठा अपनी शान बघा रहा था। जब मानस ने चित्र पर से पर्दा हटाया तो एक पल के लिए वहां मौजूद सभी लोगों की आंखें खुली की खुली रह गई। चित्र इतना सजीव और अद्भुत था कि लग रहा था मानो भैरव सिंह का पूरा परिवार अभी कैनवास से बाहर निकलकर बात करने लगेगा। सेठ के दोस्त भी मानस के हुनर की तारीफ किए बिना नहीं रह सके। ये देखकर सेठ भैरव सिंह का अहंकार जाग उठा। उसे लगा कि अगर उसने इस मामूली चित्रकार की इतनी तारीफ कर दी तो उसकी शान कम हो जाएगी। उसके धूर्त दिमाग में एक बेईमान योजना ने जन्म लिया। उसने नाक भौं सिकोड़ते हुए कहा, चित्र तो ठीक ठाक है, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी कमी है। मानस हैरान रह गया। कमी? कैसी कमी, सेठ जी? मैंने तो अपनी पूरी जान लगा दी इसे बनाने में। सेठ अपनी कुर्सी से उठा और चित्र के पास जाकर बोला, तुमने मेरी तस्वीर बनाई, मेरे परिवार की तस्वीर बनाई, लेकिन ये अधूरी है। मैंने तुमसे एक ऐसी तस्वीर बनाने को कहा था जिसमें मेरा पूरा व्यक्तित्व झलके। मेरे हाथ में एक आईना होना चाहिए था जिसमें मेरा चेहरा दिखाई दे। बिना आईने के ये तस्वीर अधूरी है। मैं तुम्हें इस अधूरे काम के लिए एक पैसा भी नहीं दूंगा।
ये सुनकर मानस के पैरों तले जमीन खिसक गई। ये कैसी बेतुकी बात थी? चित्र में बने इंसान के हाथ में आईना कैसे हो सकता है जिसमें उसका ही चेहरा दिखे? ये तो असंभव था। वो समझ गया कि सेठ की नीयत खराब है और वो उसे पैसे न देने का बहाना बना रहा है। लेकिन सेठ जी, ये तो संभव ही नहीं है। ये तो कला के नियमों के खिलाफ है। मानस ने गिड़गिड़ाते हुए कहा। मुझे नियम व्यम नहीं पता, सेठ अकड़कर बोला। मैंने जो कहा वो इसमें नहीं है, इसलिए ये तस्वीर मेरे लिए बेकार है। ले जाओ इसे यहां से और दफा हो जाओ, और आइंदा अपनी सूरत मत दिखाना। सेठ के पहरेदारों ने मानस को धक्के मारकर हवेली से बाहर निकाल दिया। मानस उस भारी भरकम चित्र के साथ सड़क पर खड़ा था। उसकी आंखों में आंसू थे। उसकी 3 महीने की मेहनत, उसकी सारी जमा पूंजी, सब बर्बाद हो गया था। उसे अपनी कला पर नहीं बल्कि इंसानियत पर से भरोसा उठ गया था। वो कई दिनों तक दुखी और निराश रहा। फिर किसी ने उसे सलाह दी कि उसे अपनी फरियाद लेकर राजा बीरबल के पास जाना चाहिए। एक आखिरी उम्मीद के साथ वो उस विशाल चित्र को एक बैलगाड़ी पर लादकर बीरबल के दरबार पहुंचा। बीरबल ने मानस की पूरी कहानी बड़े ध्यान से सुनी। उन्होंने उस अद्भुत चित्र को देखा और मानस के हुनर की भूरी भूरी प्रशंसा की। वो पहली नजर में ही समझ गए थे कि सेठ भैरव सिंह एक नंबर का मक्कार और बेईमान आदमी है। बीरबल ने मानस के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, कलाकार, तुम चिंता मत करो। तुम्हारी कला का अपमान हुआ है और हम ऐसा होने नहीं दे सकते। तुम्हें तुम्हारा मेहनताना जरूर मिलेगा और ब्याज समेत मिलेगा। तुम बस वही करो जो मैं कहता हूं। अगले दिन बीरबल ने सेठ भैरव सिन्हा को बादशाह अकबर के दरबार में हाजिर होने का हुक्म भिजवाया। सेठ को लगा कि शायद बादशाह उस चित्र को खरीदना चाहते हैं। वो खुशी खुशी दरबार में पहुंचा। दरबार खचाखच भरा था। बादशाह अकबर अपने सिंहासन पर विराजमान थे। मानस एक कोने में चुपचाप खड़ा था और उसका बनाया हुआ चित्र दरबार के बीच में रखा था। बीरबल ने कार्यवाही शुरू की। सेठ भैरव सिंह, इस गुणी चित्रकार का कहना है कि आपने इससे ये चित्र बनवाया और फिर इसका मेहनताना देने से इनकार कर दिया। क्या ये सच है? सेठ ने बड़ी बेशर्मी से कहा। हां, जहांपनाह, मैंने ही इनकार किया, क्योंकि इसने मेरा काम अधूरा किया है। मैंने इससे कहा था कि मेरे हाथ में एक आईना होना चाहिए जिसमें मेरा चेहरा दिखे। इसने वैसा नहीं बनाया। मैं अधूरे काम के पैसे क्यों दूं? दरबार में मौजूद सभी लोग सेठ की इस बेतुकी मांग पर हंसने लगे। अकबर को भी क्रोध आ गया। सेठ, ये कैसी मूर्खतापूर्ण बात है? भला चित्र में आईना और आईने में चेहरा कैसे दिख सकता है? सेठ ने बड़ी चालाकी से कहा, जहांपनाह, मैं तो एक साधारण व्यापारी हूं। मुझे कला की गहरी समझ नहीं है। मैंने तो बस अपनी एक इच्छा बताई थी। अगर ये कलाकार इतना ही गुणी था तो उसे मेरी इच्छा पूरी करनी चाहिए थी। जब काम ही पूरा नहीं तो दाम कैसा? सेठ ने कानून और तर्क का ऐसा जाल बुना कि एक पल के लिए बादशाह भी चुप हो गए। तभी बीरबल मुस्कुराते हुए आगे बढ़े। उनके चेहरे पर वही रहस्यमयी चमक थी जो किसी बड़ी योजना का संकेत देती थी। जहांपनाह, सेठ जी की बात में दम तो है। एक ग्राहक की संतुष्टि सबसे जरूरी होती है। कलाकार को सेठ जी की इच्छा पूरी करनी चाहिए थी। यह सुनकर मानस का दिल बैठ गया। उसे लगा कि बीरबल भी सेठ का ही पक्ष ले रहे हैं। सेठ भैरव सिंह की छाती गर्व से फूल गई। बीरबल ने मानस की ओर मुड़कर कहा, चित्रकार, सेठ जी की शिकायत जायज है। तुम्हें यह चित्र पूरा करना होगा। क्या तुम इसे अभी इसी दरबार में पूरा कर सकते हो? मानस ने निराशा से कहा, लेकिन हुजूर, ये असंभव है। बीरबल ने उसकी आंखों में देखते हुए धीरे से कहा, कुछ भी असंभव नहीं है कलाकार। बस तुम्हें सही कूची और सही रंग की जरूरत है। फिर उन्होंने एक सिपाही को आदेश दिया, जाओ और शहर के सबसे अच्छे कारीगर से एक बड़ा आदमकद आईना लेकर आओ।
दरबार में सन्नाटा छा गया। आईना? किसी को समझ नहीं आ रहा था कि बीरबल क्या करने वाले हैं। थोड़ी देर में सिपाही एक विशाल और चमचमाता हुआ आईना लेकर दरबार में हाजिर हुआ। बीरबल ने मानस से कहा, कलाकार, ये लो तुम्हारी कूची और ये रहा तुम्हारा रंग। अब सेठ जी की इच्छा पूरी करो। फिर वो सेठ भैरव सिंह की ओर मुड़े। सेठ जी, आप कृपया इस चित्र के पास आकर खड़े हो जाइए, ठीक उसी जगह पर जहां चित्र में आपका स्थान है। सेठ कुछ समझ नहीं पाया, लेकिन हुक्म का पालन करते हुए वो चित्र के बगल में जाकर खड़ा हो गया। अब बीरबल ने मानस को इशारा किया। मानस ने वो विशाल आईना उठाया और उसे ठीक उस जगह पर लगा दिया जहां चित्र में सेठ के हाथ थे। अब जो दृश्य था वो देखने लायक था। चित्र में सेठ का परिवार था और चित्र के ठीक बगल में लगे आईने में असली सेठ भैरव सिंह का चेहरा साफ साफ दिखाई दे रहा था। बीरबल ने जोरदार आवाज में ऐलान किया, लीजिए सेठ जी, आपकी इच्छा पूरी हुई। आपके परिवार का चित्र भी है और आपके हाथ में आईना भी है जिसमें आपका चेहरा साफ साफ झलक रहा है। अब ये चित्र पूरी तरह से मुकम्मल हो गया है। बीरबल ने अपनी बात पूरी करते हुए कहा, एक सच्चा कलाकार पत्थर में भी जान डाल सकता है, लेकिन वो किसी के घमंड और बेईमानी को अपने कैनवास पर नहीं उतार सकता। इस कलाकार ने तो आपकी इच्छा पूरी कर दी। अब आप अपना वादा पूरा कीजिए और इस कलाकार को इसका मेहनताना दीजिए। दरबार में तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। सेठ भैरव सिंह का चेहरा शर्म से लाल हो गया था। उसकी सारी चालाकी, सारा घमंड बीरबल की बुद्धिमानी के एक आईने ने चकनाचूर कर दिया था। उसके पास कहने के लिए एक शब्द भी नहीं था। वो सबके सामने एक झूठा और बेईमान साबित हो चुका था। बादशाह अकबर अपनी हंसी नहीं रोक पाए। वो बीरबल की इस अनोखी सूझबूझ से इतने प्रसन्न हुए कि अपनी गद्दी से उतरकर उनके पास आ गए। वाह बीरबल, वाह! तुमने आज फिर साबित कर दिया कि बुद्धि की कूची से किसी भी टेढ़ी समस्या को सुलझाया जा सकता है। तुमने न सिर्फ इस कलाकार को उसका हक दिलाया है, बल्कि कला का अपमान करने वाले हर घमंडी को एक सबक भी सिखाया है। बादशाह ने हुक्म दिया कि सेठ भैरव सिंह मानस को उसकी मेहनत के 500 नहीं, बल्कि 5000 सोने की अशर्फिया देगा। 1000 उसकी कला के लिए और 4000 उसकी बेइज्जती और मानसिक पीड़ा के हर जाने के तौर पर। साथ ही सेठ को दरबार में सबसे माफी मांगने का भी हुक्म हुआ। उस दिन मानस की आंखों में खुशी के आंसू थे। उसे न सिर्फ अपना मेहनताना मिला, बल्कि अपनी कला का वो सम्मान भी मिला जिसका वो हकदार था। और बीरबल ने एक बार फिर ये साबित कर दिया कि इंसाफ करने के लिए सिर्फ तलवार की ही नहीं, बल्कि तेज दिमाग की भी जरूरत होती है। कहानी 6। आगरा के शाही किले पर सुनहरी सुबह ने दस्तक दी थी। यमुना का पानी सूरज की पहली किरणों से दमक रहा था और उसकी चमक महल के संगमरमरी झरोखों से छनकर दीवानम में एक नूरानी माहौल बना रही थी। दरबार सज चुका था। रेशम और जरी के परिधानों में सजे दरबारी अपनी अपनी जगहों पर अनुशासित ढंग से बैठे थे, लेकिन उनकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी। आज हवा में कुछ अलग था, कुछ अनकहा। सिंहासन पर शहंशाहेंद जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर विराजमान थे। उनके चेहरे पर हमेशा की तरह रौब तो था, लेकिन आज उनकी आंखों में एक गहरी सोच तैर रही थी, एक ऐसी पहेली जिसे कोई पढ़ नहीं पा रहा था। उनकी नजरें दरबारियों के चेहरों से गुजर रही थी, मानो किसी को तलाश रही हों। और फिर उनकी नजरें उस एक शख्स पर आकर ठहर गई जो हमेशा की तरह शांत और सहज भाव से खड़ा था, उनके सबसे प्रिय सलाहकार राजा बीरबल। दरबार में मौजूद बीरबल के विरोधी, खासकर मुल्ला दोप्याजा और उसके साथी, इस खामोशी को किसी आने वाले तूफान का संकेत समझ रहे थे। पिछले कुछ दिनों से वे लगातार बादशाह के कान भर रहे थे। जहां पनाह मुल्ला ने एक दिन बड़ी चालाकी से कहा था, बीरबल की बुद्धिमानी के तो हम सब कायल हैं, लेकिन कभी कभी लगता है कि वो खुद को आपका सलाहकार नहीं,
बल्कि दोस्त समझने लगे हैं। दोस्ती और सल्तनत के अदब में एक बारीक लकीर होती है। कहीं वो उसे लांघ तो नहीं रहे? शायद यही बातें थी जो आज बादशाह के जहन में घूम रही थी। उन्होंने एक गहरी सांस ली और उनकी आवाज ने दरबार की खामोशी को तोड़ा। बीरबल। बीरबल ने अदब से सिर झुकाया। हुक्म, आलम पनाह। अकबर ने एक पल के लिए अपनी उंगलियों को सिंहासन के हत्थे पर फिराया, फिर सीधे बीरबल की आंखों में देखते हुए कहा, बीरबल, आज हम तुमसे एक बादशाह की हैसियत से नहीं, बल्कि एक दोस्त की हैसियत से कुछ मांगना चाहते हैं। ये सुनते ही पूरे दरबार में कानाफूसी का एक हल्का सा शोर गूंजकर शांत हो गया। बादशाह का बीरबल को दोस्त कहना कोई नई बात नहीं थी, लेकिन आज उनके लहजे में कुछ और ही था। बीरबल ने विनम्रता से कहा, जहांपनाह, ये मेरा सौभाग्य है, आप हुक्म करें। ये जान भी हाजिर है। अकबर मुस्कुराए, एक ऐसी मुस्कान जिसमें रहस्य छिपा था। हमें तुम्हारी जान नहीं चाहिए बीरबल। हमें तुमसे 100 सोने की अशर्फियों की जरूरत है। उधार समझकर दे दो, हम तुम्हें बाद में लौटा देंगे। ये वाक्य किसी बम की तरह दरबार में फटा। हर कोई सन्न रह गया। शहशाहेंद, जिसके खजाने में दुनिया की दौलत भरी पड़ी थी, वो अपने एक मंत्री से 100 सिक्कों का उधार मांग रहा था। ये बात किसी के गले नहीं उतर रही थी। ये अपमान था या कोई गहरी चाल? मुल्ला दो प्याजा और उसके साथियों के चेहरे पर विजयी मुस्कान तैर गई। उन्हें लगा, आज बीरबल फंस गया। अगर बीरबल हाँ कहता है तो ये उसकी हेकड़ी मानी जाएगी कि उसकी इतनी हैसियत है कि वो बादशाह को उधार दे सके, और अगर वो ना कहता है तो ये बादशाह की सीधी सीधी तौहीन होगी। दोनों ही सूरतों में उसका सिर कलम होना तय था। बीरबल का चेहरा शांत था, लेकिन उनके दिमाग में विचारों का बवंडर चल रहा था। वो समझ गए थे कि ये सिक्कों का नहीं, बल्कि समझ, सम्मान और रिश्ते की परीक्षा का सवाल था। ये एक ऐसा जाल था जिसके तार बहुत महीन थे। एक गलत कदम और सब कुछ खत्म। उन्होंने एक पल सोचा, फिर बड़े ही सधे हुए स्वर में कहा, जहांपनाह, आपने एक दोस्त के नाते मांगा है, तो ये दोस्त आपको इनकार कैसे कर सकता है? लेकिन आप तो जानते हैं कि मैं एक साधारण मंत्री हूं। मेरे पास इतनी बड़ी रकम एक साथ घर पर नहीं होगी। मुझे ये रकम जुटाने के लिए बस कल तक का समय दे दीजिए। कल सुबह इसी दरबार में 100 अशर्फियां आपके कदमों में होंगी। अकबर को बीरबल से इसी तरह के जवाब की उम्मीद थी। उन्होंने सिर हिलाकर कहा, ठीक है बीरबल, हमें कल सुबह का इंतजार रहेगा। दरबार बर्खास्त हुआ, लेकिन अपने पीछे हजारों सवाल छोड़ गया। बीरबल जब दरबार से बाहर निकले तो उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें थी, लेकिन आंखों में एक दृढ़ निश्चय भी था। वो जानते थे कि उन्हें सिर्फ 100 सिक्के नहीं जुटाने हैं, बल्कि उन्हें बादशाह के सवाल के पीछे छिपे असली सवाल का जवाब देना है। उस शाम बीरबल अपने महल की छत पर टहल रहे थे। चांदनी रात थी और आगरा शहर रोशनी में नहाया हुआ था, लेकिन बीरबल का मन अशांत था। वो सोच रहे थे, बादशाह को सिक्कों की जरूरत नहीं है। वो मेरी बुद्धि, मेरी वफादारी और दोस्ती की मेरी समझ को परखना चाहते हैं। मुझे इसका जवाब भी उसी अंदाज में देना होगा। अचानक उनके दिमाग में एक विचार कौंधा। वो मुस्कुराए। उन्हें अपना रास्ता मिल गया था। अगली सुबह बीरबल ने अपने शाही वस्त्र नहीं पहने। उन्होंने एक साधारण व्यापारी का भेष बनाया और आगरा के बाजारों की ओर निकल पड़े। उन्हें 100 सिक्के उधार लेने थे, लेकिन वो ये उधार 4 अलग अलग लोगों से 4 अलग अलग तरीकों से लेने वाले थे। उनका पहला पड़ाव शहर का सबसे बड़ा जौहरी और सेठ धन्नामल था। धन्नामल अपनी कंजूसी और लालच के लिए पूरे आगरा में मशहूर था। बीरबल उसके आलीशान दफ्तर में पहुंचे। धन्नामल ने उन्हें पहचाना नहीं। बीरबल ने कहा, सेठ जी, मैं एक सौदागर हूं। मुझे एक जरूरी सौदे के लिए तत्काल 25 सोने की अशर्फियों की जरूरत है। मैं आपको एक हफ्ते के अंदर ब्याज के साथ 30 अशर्फियां लौटा दूंगा।
25 के बदले 30। धन अमल की आंखें चमक उठीं। उसने बिना कोई और सवाल पूछे तुरंत 25 अशर्फियों की थैली बीरबल के हाथ में रख दी। बीरबल ने उसे धन्यवाद दिया और वहां से चल पड़े। रास्ते में उन्होंने मन में सोचा, ये पहला उधार है, एक ऐसे दोस्त से जो दोस्त नहीं है। उसने पैसा इसलिए दिया ताकि वो और पैसा बना सके। ये दोस्ती नहीं, सौदा है। अब बीरबल शाही छावनी की ओर बढ़े। वहां उन्होंने एक पुराने और वफादार सिपाही बहादुर सिंह से मुलाकात की। बहादुर सिंह ने कई जंगों में हिस्सा लिया था और वो बीरबल का बहुत सम्मान करता था। बीरबल ने कहा, बहादुर सिंह, मुझे कुछ निजी काम के लिए 25 सोने की अशर्फियों की जरूरत है। बहादुर सिंह ने एक पल भी नहीं सोचा। वो अंदर अपनी झोंपड़ी में गया और एक छोटी सी संदूकची लेकर आया। उसमें उसकी जिंदगी भर की जमा पूंजी थी, ठीक 25 सोने के सिक्के। उसने वो संदूकची बीरबल के हाथों में रखते हुए कहा, मंत्री जी, ये आपकी ही अमानत है। आप हुक्म करते तो मैं अपनी जान दे देता। ये तो सिर्फ सिक्के हैं, इन्हें लौटाने की कोई जरूरत नहीं। बीरबल की आंखें भर आई। उन्होंने सिपाही की पीठ थपथपाई और कहा, बहादुर सिंह, तुम्हारी वफादारी इस सल्तनत की असली दौलत है। मैं ये उधार तुम्हें जल्द ही लौटा दूंगा। वहां से निकलते हुए बीरबल ने सोचा, ये दूसरा उधार है, एक ऐसे दोस्त से जो दोस्त से भी बढ़कर है। उसने अपना सब कुछ दे दिया, बिना कुछ पूछे, बिना कुछ मांगे। ये दोस्ती का सबसे पवित्र रूप है। इसके बाद बीरबल शहर के उस हिस्से में गए जहां नर्तकियां और संगीतकार रहते थे। वहां उनकी मुलाकात शहर की सबसे मशहूर नर्तकी गुलबदन से हुई। गुलबदन अपनी कला के साथ साथ अपनी महत्वाकांक्षाओं के लिए भी जानी जाती थी। वो हमेशा शाही दरबार में अपनी जगह बनाना चाहती थी। बीरबल ने उसे अपनी जरूरत बताई। गुलबदन ने तुरंत अपनी सबसे कीमती पायल उतारी और कहा, हुजूर, मेरे पास अभी 25 अशर्फिया तो नहीं है, लेकिन ये पायल 50 अशर्फियों से भी ज्यादा कीमती है। आप इसे ले जाइए। मेरे लिए ये बड़े सम्मान की बात है कि मैं आपके किसी काम आ सकी। बस कभी बादशाह के सामने मेरा जिक्र कर दीजिएगा। बीरबल ने पायल ले ली और उसे 25 अशर्फियों के बराबर मान लिया। वहां से लौटते हुए उन्होंने सोचा, ये तीसरा उधार है, एक ऐसी दोस्त से जो दोस्त बनना चाहती है। उसने मदद की, लेकिन एक उम्मीद के साथ। ये एक ऐसा रिश्ता है जो उम्मीदों और अपेक्षाओं पर टिका है। अब बीरबल को आखिरी 25 सिक्कों की जरूरत थी। इसके लिए वो शहर के बाहर यमुना के किनारे एक कुटिया में रहने वाले एक फकीर बाबा रहमत के पास पहुंचे। बाबा रहमत के पास दुनियावी दौलत के नाम पर कुछ नहीं था, लेकिन उनकी रूहानियत और ज्ञान की दौलत बेशुमार थी। सारा शहर उनका सम्मान करता था। बीरबल ने उन्हें प्रणाम किया और कहा, बाबा, मुझे 25 सोने के सिक्कों की जरूरत है। बाबा मुस्कुराए और बोले, बेटा, एक फकीर के पास सिक्के कहा, लेकिन हां, लोग जो कुछ दे जाते हैं वो इस मिट्टी की हाड़ी में रखा है। देख लो, अगर तुम्हारी जरूरत पूरी हो जाए। बीरबल ने हाड़ी में देखा तो उसमें ठीक 25 सोने के सिक्के थे, जो अलग अलग लोगों ने बाबा को दान में दिए थे। बीरबल ने सिक्के ले लिए। बाबा ने कहा, बेटा, ये पैसा लोगों का है, इसे अच्छे काम में ही लगाना। और याद रखना, ये मिट्टी का शरीर और ये सोने के सिक्के सब यही रह जाना है। असली कमाई तो दुआओं की है। बीरबल ने बाबा के पैर छुए और वहां से चल दिए। उनके मन में ख्याल आया, ये चौथा उधार है, एक ऐसे दोस्त से जो पूरी इंसानियत का दोस्त है, जिसके पास खुद कुछ नहीं, लेकिन उसने अपना सब कुछ दे दिया, बिना किसी शर्त, बिना किसी उम्मीद के। ये कोई उधार नहीं, ये एक आशीर्वाद है। अब बीरबल के पास 4 छोटी छोटी थैलियों में पूरे 100 सोने के सिक्के थे, लेकिन ये सिर्फ सिक्के नहीं थे, ये बादशाह के सवाल का मुकम्मल जवाब था। अगली सुबह दरबार फिर से सजा। आज दरबार में तिल रखने की भी जगह नहीं थी। हर कोई ये देखने आया था कि बीरबल क्या करते हैं और बादशाह का फैसला क्या होता है। मुल्ला दुप्याजा,
और उसके साथी पूरी तरह आश्वस्त थे कि आज बीरबल का आखिरी दिन है। नियत समय पर बीरबल दरबार में हाजिर हुए। उनके हाथ में 4 छोटी छोटी अलग अलग रंग की मखमली थैलियां थी। अकबर ने सिंहासन से पूछा, कहो बीरबल, क्या तुम हमारा उधार ले आए? बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जी जहांपनाह, मैं आपके 100 सिक्के ले आया हूं। लेकिन ये सिक्के मेरे नहीं हैं, मैंने इन्हें अपने 4 दोस्तों से उधार लिया है। ये कहकर बीरबल ने पहली थैली, जो जौहरी धन्नामल से ली थी, बादशाह के सामने रखी। जहांपनाह, ये पहली थैली मेरे एक ऐसे दोस्त ने दी है जो असल में दोस्त ही नहीं। उसने मुझे 25 सिक्के इस शर्त पर दिए कि मैं उसे 30 लौटाऊंगा। ये दोस्ती नहीं, एक व्यापार है। ये एक ऐसा कर्ज है जिसे ब्याज के साथ चुकाना ही पड़ेगा। फिर उन्होंने बहादुर सिंह वाली दूसरी थैली आगे बढ़ाई। आलमपना, ये दूसरी थैली मेरे एक ऐसे दोस्त ने दी है जो दोस्त से भी बढ़कर है। उसने अपनी जिंदगी भर की कमाई मुझे एक पल में सौंप दी और ये भी कहा कि इसे लौटाने की जरूरत नहीं। ये वफादारी का कर्ज है जिसे दौलत से कभी नहीं चुकाया जा सकता। इसके बाद उन्होंने नर्तकी गुलबदन वाली तीसरी थैली पेश की। जहांपनाह, ये तीसरी थैली एक ऐसी दोस्त ने दी है जो आपकी दोस्ती की तलबगार है। उसने अपनी कीमती चीज मुझे दी, लेकिन बदले में एक उम्मीद पाली है कि उसे शाही दरबार में जगह मिले। ये उम्मीदों का कर्ज है जिसे पूरा करना या न करना आप पर निर्भर है। अंत में बीरबल ने फकीर बाबा रहमत वाली चौथी और आखिरी थैली उठाई। उसकी आवाज में एक गहरा सम्मान था। और ये चौथी थैली, जहांपनाह, ये मेरे एक ऐसे दोस्त ने दी है जो पूरी इंसानियत का दोस्त है। उसके पास जो कुछ भी था वो दूसरों का दिया हुआ था और उसने वो सब मुझे दे दिया, ये कहकर कि इसे अच्छे काम में लगाना। ये कोई कर्ज नहीं है जहांपनाह, ये एक दुआ है, एक आशीर्वाद है। चारों थैलियां बादशाह के सामने रखी थी। दरबार में गहरा सन्नाटा था। हर कोई बीरबल के इस अनोखे जवाब को समझने की कोशिश कर रहा था। बीरबल ने अपनी बात पूरी करते हुए बादशाह की आंखों में देखा और बड़ी विनम्रता से पूछा, जहांपनाह, आपने मुझसे एक दोस्त की हैसियत से 100 सिक्के उधार मांगे थे। ये 100 सिक्के हाजिर हैं, लेकिन इन्हें स्वीकार करने से पहले मैं बस ये जानना चाहता हूं कि आप इन चारों में से किस तरह के दोस्त बनकर मुझसे ये उधार लेना चाहते हैं। ये सवाल नहीं था, ये एक आईना था जो बीरबल ने बादशाह के सामने रख दिया था। एक पल के लिए अकबर निशब्द हो गए। उनकी आंखें खुली की खुली रह गई। उन्होंने बीरबल की बुद्धिमानी के कई किस्से देखे और सुने थे, लेकिन आज बीरबल ने अपनी समझ और ज्ञान से उनके दिल को छू लिया था। उन्हें अपने सवाल पर शर्मिंदगी महसूस हुई। अकबर अपनी गद्दी से उठे, नीचे आए और बीरबल को गले लगा लिया। उनकी आंखों में प्रशंसा के आंसू थे। उन्होंने पूरे दरबार के सामने ऐलान किया, वाह बीरबल, वाह! हम तो तुम्हारी बुद्धि की परीक्षा ले रहे थे, लेकिन तुमने तो हमें ही दोस्ती का असली मतलब समझा दिया। तुम सिर्फ मेरे सलाहकार नहीं, मेरे भाई हो। ये सल्तनत तुम्हारे जैसे दोस्त और सलाहकार पाकर धन्य हो गई। मुल्ला दो प्याजा और उसके साथियों के चेहरे शर्म से झुक गए थे। उनकी सारी साजिश नाकाम हो चुकी थी। अकबर ने हुक्म दिया कि चारों लोगों को उनका पैसा शाही खजाने से दोगुना करके लौटाया जाए। सेठ धन्नामल को उसका ब्याज, बहादुर सिंह को इनाम और सम्मान, गुलबदन को दरबार में प्रस्तुति देने का मौका और बाबा रहमत की कुटिया पर महीने भर का राशन भेजा जाए। उस दिन दरबार में हर किसी ने सीखा कि रिश्ते दौलत से नहीं बल्कि नियत और भावनाओं से बनते हैं। बीरबल ने सिर्फ 100 सिक्के नहीं जुटाए थे, बल्कि उन्होंने दोस्ती, वफादारी, उम्मीद और निस्वार्थ सेवा के 4 अलग अलग रंगों को एक साथ पेश कर दिया था। यह कहानी हमेशा के लिए इतिहास में दर्ज हो गई, एक ऐसी मिसाल बनकर जो बताती है कि सबसे मुश्किल सवालों के जवाब अक्सर सबसे गहरी समझ में छिपे होते हैं। कहानी 7। एक बार की बात है जब हिंदुस्तान की जमीन पर शहंशाह
अकबर का परचम लहराता था। उनके शासन में अमन और चैन था और उनकी न्यायप्रियता के किस्से दूर दूर तक मशहूर थे। अकबर के दरबार में नवरत्नों की एक मंडली थी, जिसमें सबसे प्रखर और बुद्धिमान थे राजा बीरबल। बीरबल की चतुराई केवल दरबार तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि उनकी समझ और इंसाफ की रोशनी मुगल सल्तनत के हर कोने तक पहुंचती थी। आगरा से कुछ दूर यमुना नदी के किनारे एक छोटा सा खुशहाल गांव था, जिसका नाम था रामपुर। उस गांव में गोपाल नाम का एक भोला भाला किसान अपनी पत्नी राधा और 2 छोटे बच्चों के साथ रहता था। गोपाल बहुत मेहनती था। उसके पास जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा था, जिस पर वो दिन रात मेहनत करके अपने परिवार का पेट पालता था। उसकी जिंदगी सादी थी, लेकिन उसमें संतोष था। पर कहते हैं ना, वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। उस साल मानसून ने ऐसा धोखा दिया कि आसमान से पानी की एक बूंद तक न गिरी। नदियां सूख गई, कुओं का पानी नीचे चला गया और खेत रेगिस्तान की तरह दिखने लगे। गोपाल की सारी फसल बर्बाद हो गई। घर में जो थोड़ा बहुत अनाज था, वो भी खत्म होने लगा। बच्चों के भूखे चेहरे देखकर गोपाल और राधा का दिल बैठा जाता था। जब कोई और रास्ता नहीं सूझा, तो गोपाल ने गांव के साहूकार सेठ लच्छीराम से मदद मांगने का फैसला किया। लच्छीराम पूरे इलाके में अपनी अमीरी के लिए कम और अपनी मक्कारी और सूदखोरी के लिए ज्यादा जाना जाता था। उसका काम ही था मजबूर लोगों को कर्ज के जाल में फंसाना और फिर उनकी जमीन जायदाद हड़प लेना। गांव का हर व्यक्ति उससे डरता था, लेकिन मजबूरी इंसान को शैतान के दरवाजे पर भी ले जाती है। एक शाम गोपाल डरते डरते लच्छीराम की आलीशान हवेली पहुंचा। सेठ अपनी मखमली गद्दी पर बैठा हुक्का गुड़गुड़ा रहा था। उसकी आंखों में लोभ और चेहरे पर क्रूरता साफ झलक रही थी। गोपाल ने हाथ जोड़कर कहा, सेठ जी, राम राम। मैं बड़ी मुसीबत में आपके पास आया हूं। लच्छीराम ने धुएं का छल्ला बनाते हुए तिरछी नजरों से उसे देखा। क्या बात है गोपाल, आज कैसे याद आ गई मेरी? फसल तो इस बार हुई नहीं, तो क्या देने आए हो? गोपाल की आंखों में आंसू आ गए। सेठ जी, आप तो सब जानते हैं, सूखा पड़ गया, सब बर्बाद हो गया। बच्चे भूखे हैं। मुझे बस 5 सोने की अशर्फियों का कर्ज दे दीजिए। अगली फसल अच्छी होते ही मैं आपका एक एक पैसा ब्याज समेत लौटा दूंगा। लच्छीराम मन ही मन हंसा। उसे एक और शिकार मिल गया था। उसने झूठी हमदर्दी दिखाते हुए कहा, अरे गोपाल, तुम तो अपने ही आदमी हो। तुम्हारी मदद नहीं करेंगे तो किसकी करेंगे? 5 अशर्फिया क्या चीज है? तुम 10 ले लो। लेकिन तुम्हें तो पता ही है, कागजी कार्यवाही तो करनी पड़ती है। गोपाल की जान में जान आई। उसने कहा, सेठ जी, आप जो कहेंगे मैं करूंगा। लच्छीराम ने एक संदूक से एक लंबा चौड़ा दस्तावेज निकाला। उस पर बहुत कुछ लिखा हुआ था। उसने गोपाल से कहा, देखो गोपाल, मैं पढ़ा लिखा आदमी हूं नहीं। इस पर बस इतना लिखा है कि तुम मुझसे 5 अशर्फिया ले रहे हो और अगले 6 महीने में ब्याज के साथ लौटा दोगे। और गारंटी के तौर पर तुम अपना ये घर मेरे पास गिरवी रख रहे हो। जब तुम पैसे लौटा दोगे तो ये कागज फाड़ देंगे और घर तुम्हारा हो जाएगा। गोपाल अनपढ़ था। उसे अक्षरों का ज्ञान नहीं था। उसने सेठ की बातों पर भरोसा कर लिया। उसने कहा, ठीक है सेठ जी। लच्छीराम ने एक और चालाकी की। उसने कहा, अब इस पर अपने अंगूठे का निशान लगा दो। उसने दस्तावेज के एक खास हिस्से को अपने हाथ से ढक लिया और गोपाल से एक जगह अंगूठा लगवा लिया। गोपाल ने बिना कुछ सोचे समझे अंगूठा लगा दिया और 5 अशर्फिया लेकर खुशी खुशी घर लौट आया। 6 महीने बीत गए। ईश्वर की कृपा से अगली बार बारिश अच्छी हुई और गोपाल के खेतों में फसल लहलहा उठी। फसल बेचकर उसे अच्छा मुनाफा हुआ। कर्ज चुकाने के लिए जरूरी रकम इकट्ठा करके वो सीधा सेठ लच्छीराम की हवेली पहुंचा। उसने सेठ के सामने पैसे रखते हुए कहा, सेठ जी, ये लीजिए आपकी 5 अशर्फिया और ये रहा उसका ब्याज।
आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब कृपया वो दस्तावेज मुझे वापस कर दीजिए। लच्छीराम ने पैसों को गिना और फिर एक दुष्टता भरी हंसी हंसा। पैसे? पैसे तो ठीक है गोपाल, लेकिन घर खाली कब कर रहे हो? गोपाल चौंक गया। घर? घर क्यों खाली करूंगा सेठ जी? मैंने तो आपका कर्ज चुका दिया। लच्छीराम ने वही दस्तावेज निकाला और उसे गोपाल के सामने पटक दिया। इस दस्तावेज को पढ़ो, अनपढ़ किसान। इसमें साफ साफ लिखा है कि अगर तुम 6 महीने में कर्ज नहीं चुका पाए तो तुम्हारा घर मेरा हो जाएगा। गोपाल ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, लेकिन मैंने तो कर्ज चुका दिया है, वो भी समय पर। समय पर? लच्छीराम जोर से हंसा। दस्तावेज के मुताबिक आज कर्ज चुकाने की आखिरी तारीख थी, लेकिन तुमने सूरज ढलने के बाद पैसे दिए हैं। शर्त के अनुसार तुम्हें सूरज ढलने से पहले आना था। अब तो बहुत देर हो चुकी है। तुम्हारा घर अब मेरा है। यह सुनकर गोपाल के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे याद आया कि सेठ ने दस्तावेज पर अंगूठा लगवाते समय एक हिस्सा हाथ से छिपा लिया था। उसी हिस्से में यह मक्कारी भरी शर्त लिखी हुई थी। गोपाल रोने लगा, सेठ के पैरों में गिर गया, लेकिन उस पत्थर दिल इंसान पर कोई असर नहीं हुआ। उसने अपने लठैतों को बुलाकर गोपाल को अपनी हवेली से बाहर फेंकवा दिया। अगले दिन लच्छीराम अपने आदमियों के साथ गोपाल के घर पहुंचा और उसे, उसकी पत्नी और बच्चों को घर से बाहर निकाल दिया। गोपाल का पूरा संसार एक पल में उजड़ गया। अब उसके पास न घर था, न कोई ठिकाना। पूरा परिवार गांव के एक मंदिर के बाहर रहने को मजबूर हो गया। गोपाल ने गांव की पंचायत में गुहार लगाई, लेकिन लच्छीराम ने पंचायत के मुखिया को पहले ही रिश्वत देकर अपनी तरफ कर लिया था। किसी ने उसकी मदद नहीं की। हर तरफ से निराश होकर गोपाल जमीन पर बैठा रो रहा था। तभी एक बूढ़े आदमी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। बेटा, रोने से कुछ नहीं होगा। मैंने सुना है कि आगरा में शहंशाह अकबर के मंत्री बीरबल बहुत बुद्धिमान और न्यायप्रिय हैं। वो गरीबों की मदद करते हैं। तुम उनके पास क्यों नहीं जाते? एक उम्मीद की किरण दिखाई दी। गोपाल ने अपनी पत्नी और बच्चों को गांव वालों के भरोसे छोड़ा और आगरा की लंबी यात्रा पर निकल पड़ा। कई दिनों तक पैदल चलने के बाद भूखा प्यासा गोपाल आखिरकार आगरा पहुंचा। शाही दरबार में प्रवेश पाना आसान नहीं था, लेकिन कई मिन्नतों के बाद उसे बीरबल से मिलने का समय मिल गया। बीरबल अपने कक्ष में बैठे कुछ जरूरी कागजात देख रहे थे। गोपाल ने अंदर जाकर उन्हें प्रणाम किया और रोते रोते अपनी पूरी कहानी सुना दी। उसने बताया कि कैसे लच्छीराम ने धोखे से उसके घर पर कब्जा कर लिया। बीरबल ने पूरी बात बहुत ध्यान से सुनी। उनकी आंखों में गोपाल के लिए करुणा और उस बेईमान साहूकार के लिए क्रोध की ज्वाला भड़क उठी। उन्होंने गोपाल को दिलासा देते हुए कहा, तुम चिंता मत करो गोपाल, न्याय जरूर होगा। तुम कुछ दिन यही रुको। मैं तुम्हारे गांव रामपुर चलूंगा और इस मामले की खुद जांच करूंगा। अगले दिन बीरबल ने एक साधारण व्यापारी का वेश बदला और अपने 2 भरोसेमंद सिपाहियों के साथ रामपुर के लिए निकल पड़े। गांव पहुंचकर उन्होंने लोगों से सेठ लच्छीराम के बारे में पूछताछ की। हर किसी ने लच्छीराम को एक धोखेबाज, लालची और क्रूर इंसान बताया। कई और लोगों की कहानियां भी सामने आई जिन्हें लच्छीराम ने इसी तरह बर्बाद किया था। बीरबल को यकीन हो गया कि गोपाल सच कह रहा है। अब सवाल यह था कि लच्छीराम को कानून के शिकंजे में कैसे कसा जाए, क्योंकि दस्तावेज तो उसी के पक्ष में था। बीरबल सीधे लच्छीराम की हवेली पहुंचे। लच्छीराम ने जब एक अमीर व्यापारी को देखा तो उसकी आंखों में लालच की चमक आ गई। बीरबल ने अपना परिचय एक दूर देश के जौहरी हीरा चंदा के रूप में दिया। उन्होंने कहा, सेठ जी, मैंने आपकी बहुत तारीफ सुनी है। मैं एक बहुत कीमती हीरे का हार बेचने आया हूं, लेकिन मुझे डर है कि कोई उसे चुरा न ले। मैं कुछ दिनों के लिए आपके गांव में रुकना चाहता हूं। क्या आप मेरी एक अमानत अपनी तिजोरी में सुरक्षित रख सकते हैं? मैं आपको इसका अच्छा किराया दूंगा। लच्छीराम मुफ्त के माल के लिए हमेशा तैयार रहता था।
उसने सोचा, क्या पता मौका मिले तो इस हार पर ही हाथ साफ कर दूं। वो तुरंत तैयार हो गया। बीरबल ने एक खूबसूरत मखमल की डिब्बी निकाली। उन्होंने लच्छीराम से कहा, सेठ जी, इसमें सो बेहद कीमती हीरे हैं। आप इसे अपनी सबसे महफूज तिजोरी में रख दीजिए। लेकिन मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त? लच्छीराम ने उत्सुकता से पूछा। बीरबल ने कहा, शर्त यह है कि आप ये डिब्बी मेरे और मेरे 2 गवाहों के अलावा किसी और की मौजूदगी में नहीं खोलेंगे। जब मैं इसे वापस लूंगा तब हम सब साथ में इसे खोलेंगे। लच्छीराम इस आसान सी शर्त के लिए मान गया। बीरबल ने अपने दोनों सिपाहियों, जो व्यापारी के भेष में थे, के सामने वो डिब्बी लच्छीराम को सौंप दी। लच्छीराम ने उसे अपनी सबसे मजबूत तिजोरी में रखकर ताला लगा दिया। 2 दिन बाद बीरबल अकेले ही लच्छीराम के पास पहुंचे। उन्होंने घबराए हुए होने का नाटक करते हुए कहा, सेठ जी, बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। मुझे अभी खबर मिली है कि बादशाह अकबर के जासूस किसी चोरी हुए शाही हार की तलाश में इस गांव की तरफ आ रहे हैं। मेरे पास जो हार है वो मैंने एक अनजान आदमी से खरीदा था। मुझे डर है कि कहीं वो शाही हार ही न हो। अगर वो मेरे पास मिला तो मैं तो सीधा फांसी पर चढ़ जाऊंगा। ये सुनकर लच्छीराम के भी होश उड़ गए। अगर शाही हार उसकी तिजोरी से निकलता तो वो भी चोर माना जाता। बीरबल ने आगे कहा, सेठ जी, हमें उस डिब्बी को तुरंत यहां से हटाना होगा। उसे कहीं और छिपाना होगा। लच्छीराम ने कांपते हुए कहा, लेकिन आपकी शर्त थी कि डिब्बी आपके गवाहों के सामने ही खुलेगी। बीरबल ने कहा, जान बचाने के लिए शर्त तोड़नी पड़ेगी सेठ जी। जल्दी कीजिए, इससे पहले कि जासूस आ जाए। लच्छीराम की बुद्धि पर लालच और डर का पर्दा पड़ चुका था। वो बीरबल की बातों में आ गया। उसने अकेले में तिजोरी खोली और डिब्बी निकालकर बीरबल को दे दी। बीरबल ने उसे धन्यवाद दिया और वहां से चले गए। अगले दिन बीरबल अपने असली रूप में शाही पोशाक पहनकर अपने सिपाहियों और गोपाल के साथ लच्छीराम की हवेली पहुंचे। उन्हें शाही पोशाक में देखकर लच्छीराम के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो समझ गया कि जौहरी हीराचंद कोई और नहीं बल्कि राजा बीरबल ही थे। बीरबल ने अपनी आवाज में रौब लाते हुए कहा, सेठ लच्छीराम, इस गरीब किसान गोपाल ने तुम पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया है। तुम्हारा क्या कहना है? लच्छीराम ने तुरंत वो दस्तावेज निकाला और कहा, हुजूर, मैं बेकसूर हूं। ये दस्तावेज देखिए। इसके मुताबिक ये घर अब मेरा है। मैंने कोई धोखा नहीं किया। बीरबल मुस्कुराए। अच्छा, तुम तो बड़े ईमानदार और अपने वचन के पक्के लगते हो। तुम तो कभी कोई शर्त नहीं तोड़ते होगे, है ना? लच्छीराम ने घमंड से कहा, कभी नहीं हुजूर। मेरा वचन पत्थर की लकीर है। बहुत खूब, बीरबल ने कहा। तो फिर ये बताओ, 2 दिन पहले मैंने यानी जौहरी हीराचंद ने तुम्हें एक हीरों की डिब्बी अमानत के तौर पर दी थी और शर्त यह थी कि तुम उसे मेरे 2 गवाहों के बिना नहीं खोलोगे और न ही किसी को दोगे। क्या तुम्हें यह शर्त याद है? यह सुनते ही लच्छीराम का चेहरा पीला पड़ गया। वो समझ गया कि वो बीरबल के जाल में बुरी तरह फंस चुका है। बीरबल ने जोर से कहा, बोलो लच्छीराम, तुमने वो शर्त तोड़ी या नहीं? तुमने वो डिब्बी मुझे अकेले में वापस की या नहीं? लच्छीराम के पास कोई जवाब नहीं था। उसने अपना सिर झुका लिया। बीरबल ने दरबारियों की तरह फैसला सुनाया। जो इंसान सो कीमती हीरों की अमानत में बेईमानी कर सकता है और अपनी शर्त तोड़ सकता है, वो एक अनपढ़ किसान के साथ धोखाधड़ी क्यों नहीं कर सकता? ये साबित हो गया है कि तुम एक नंबर के झूठे और धोखेबाज हो। तुम्हारा ये दस्तावेज झूठा है क्योंकि ये धोखे से बनवाया गया है। उन्होंने सिपाहियों को आदेश दिया, इस बेईमान साहूकार को गिरफ्तार कर लो। इसकी सारी संपत्ति जब्त करके उन सभी गरीबों में बांट दो जिन्हें इसने लूटा है, और गोपाल का घर उसे तुरंत वापस किया जाए। लच्छीराम गिड़गिड़ाने लगा, माफी मांगने लगा, लेकिन बीरबल ने उसकी एक न सुनी। सिपाहियों ने उसे पकड़ लिया। गोपाल की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे।
उसने बीरबल के पैर पकड़ लिए। मंत्री जी, आपने मुझे और मेरे परिवार को बचा लिया। हम जीवन भर आपके आभारी रहेंगे। बीरबल ने उसे उठाकर गले से लगा लिया और कहा, यह मेरा फर्ज था गोपाल। याद रखना, अन्याय कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, सत्य और न्याय की हमेशा जीत होती है। यह खबर जब शहंशाह अकबर तक पहुंची तो वे बीरबल की इस अनोखी न्याय पद्धति से बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने बीरबल को ढेरों इनाम दिए और उनकी बुद्धि की एक बार फिर सराहना की। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि धोखा और बेईमानी की नींव पर खड़ी इमारत ज्यादा दिन नहीं टिकती। सत्य और चतुराई के सामने बड़े से बड़े मक्कार को भी घुटने टेकने पड़ते हैं। और जहां न्याय करने वाला बुद्धिमान हो, वहां किसी गरीब और मजबूर के साथ अन्याय नहीं हो सकता। तो दोस्तों, ये थी बीरबल की चतुराई की एक और शानदार कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम आपके लिए ऐसी ही ज्ञानवर्धक और मनोरंजक कहानियां लाते रहेंगे। धन्यवाद। दोस्ती एक ऐसा रिश्ता जो खून से नहीं बल्कि भरोसे से बनता है। एक ऐसा धागा जो दो रूहों को इस तरह जोड़ देता है कि सल्तनतें भी उसे तोड़ नहीं पाती। शहंशाह अकबर और उनके सलाहकार बीरबल की दोस्ती भी कुछ ऐसी ही थी। ये सिर्फ एक बादशाह और मंत्री का रिश्ता नहीं था। ये दो ऐसे दोस्तों की कहानी थी जिनकी समझ और विश्वास की मिसालें सदियों तक दी जानी थी। लेकिन क्या हो जब उसी भरोसे की नींव में शक का जहर घोल दिया जाए? क्या हो जब एक दोस्त ही अपने दूसरे दोस्त को परखने के लिए एक ऐसी आग में धकेल दे जहां से जिंदा लौटना नामुमकिन हो? यह कहानी दोस्ती की सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा की है। यह कहानी उस दिन की है जब अकबर ने यह जानने के लिए कि बीरबल उनके कितने वफादार हैं, एक ऐसा खूनी खेल रचा जिसने उनकी दोस्ती को हमेशा के लिए बदल दिया। कई हफ्तों से दरबार में एक कानाफूसी चल रही थी। बीरबल के दुश्मन, जो उनकी काबिलियत और बादशाह से उनकी नजदीकी से जलते थे, एक नया षड्यंत्र रच रहे थे। वे जानते थे कि बीरबल को बुद्धि में हराना नामुमकिन है, इसलिए उन्होंने उनके सबसे मजबूत किले यानी बादशाह के भरोसे पर हमला करने का फैसला किया। आलमपना एक शाम मान सिंह ने बड़ी गंभीरता से कहा, हम सब बीरबल की वफादारी पर कोई शक नहीं करते, लेकिन कभी कभी दिल में एक सवाल उठता है। अकबर ने अपनी भ्रिकुटी चढ़ाई। कैसा सवाल? सवाल ये, जहांपनाह, मुल्ला दुप्याजा ने बात को आगे बढ़ाया कि बीरबल की वफादारी आपके प्रति है या आपके तख्त के प्रति? वो आपके दोस्त हैं या सिर्फ आपकी ताकत के पुजारी? ये सब खुशहाली और अमन के दिन है, इसलिए सब ठीक है। लेकिन खुदा न खास्ता, अगर कभी आप पर कोई जानलेवा मुसीबत आन पड़ी तो क्या बीरबल अपनी जान देकर आपको बचाएंगे या अपनी जान बचाकर भाग जाएंगे? ये तीर ठीक निशाने पर लगा था। अकबर बीरबल को जान से ज्यादा चाहते थे, लेकिन एक बादशाह के दिल में शक का एक छोटा सा कांटा भी बहुत गहरा जख्म दे सकता है। ये दरबारी हर रोज इसी जख्म को कुरेदते। वे कहते, हुजूर, बीरबल एक बुद्धिमान व्यक्ति है, भावुक नहीं, और बुद्धि हमेशा अपनी सलामती पहले देखती है। अकबर इन बातों को झिड़क देते, लेकिन उनके मन के किसी कोने में यह जहर धीरे धीरे फैल रहा था। वो इस शक को हमेशा के लिए खत्म कर देना चाहते थे। वो दुनिया को और खुद को यह साबित करना चाहते थे कि उनका बीरबल सिर्फ एक मंत्री नहीं, बल्कि एक सच्चा दोस्त है जो उनके लिए मर भी सकता है। और इसी सोच ने एक भयानक योजना को जन्म दिया। अकबर ने अपने सबसे वफादार सेनापति खान जमान को बुलाया। उन्होंने एक ऐसी योजना बनाई जो किसी के भी रोंगटे खड़े कर दे। योजना थी एक नकली जानलेवा हमले की। तय हुआ कि अगले हफ्ते जब बादशाह और बीरबल शिकार के लिए जंगल जाएंगे तो उन पर डाकुओं के भेष में कुछ सैनिक हमला करेंगे। यह हमला इतना असली लगना चाहिए कि बीरबल को एक पल के लिए भी शक न हो। योजना का सबसे अहम हिस्सा यह था कि हमले के दौरान एक ऐसी स्थिति पैदा की जाएगी जहां से भागने का सिर्फ एक ही रास्ता होगा।
और वह रास्ता इतना संकरा होगा कि उससे एक बार में एक ही इंसान निकल सकता है। परीक्षा ये थी कि उस मौत के मुंह में बीरबल किसे बचाते हैं, खुद को या अपने बादशाह दोस्त को। शिकार का दिन आया। बीरबल इस सब से अनजान बादशाह के साथ हंसी मजाक करते हुए जंगल के गहरे हिस्से की ओर बढ़ रहे थे। अकबर ऊपर से तो मुस्कुरा रहे थे, लेकिन अंदर ही अंदर उनका दिल बैठा जा रहा था। वो अपने ही दोस्त को ऐसी परीक्षा में डाल रहे थे जिसके बारे में सोचकर ही उनकी रूह कांप रही थी। वे जंगल के एक सुनसान इलाके में पहुंचे जहां एक संकरी घाटी थी। और तभी अचानक पेड़ों के पीछे से दर्जनों तीर एक साथ हवा को चीरते हुए आए। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, डाकुओं के भेष में सैनिक चारों तरफ से उन पर टूट पड़े। मारो, बादशाह को पकड़ लो कि चीख पुकार से जंगल गूंज उठा। हमला इतना भयानक और अप्रत्याशित था कि एक पल के लिए सब हक्के बक्के रह गए। योजना के अनुसार अकबर के सैनिक थोड़ी देर लड़ने का नाटक करने के बाद एक एक करके घायल होकर गिरने लगे। कुछ ही पलों में अकबर और बीरबल अकेले रह गए और उन्हें चारों तरफ से घेर लिया गया था। जहां पनाह, इधर से बीरबल चिल्लाए और अकबर के घोड़े को उस संकरी घाटी की ओर ले जाने लगे, जो उन्हें भागने का एकमात्र रास्ता नजर आ रहा था। डाकू उनका पीछा करते हुए और करीब आ गए। एक तीर अकबर के कान के पास से सनसनाती हुई गुजरी। माहौल में मौत का खौफ था। वे घाटी के मुहाने पर पहुंचे और तब उन्होंने देखा कि आगे का रास्ता एक भूस्खलन की वजह से लगभग बंद हो चुका था। वहां से निकलने के लिए बस इतनी सी जगह थी कि एक घोड़ा बड़ी मुश्किल से निकल सकता था। और उनके पीछे मौत बनकर डाकुओं का झुंड बढ़ता चला रहा था। अब फैसला करने का वक्त था। सिर्फ एक बच सकता था। अकबर ने अपनी योजना के अंतिम हिस्से पर अमल किया। उन्होंने अपने चेहरे पर हताशा और डर के भाव लाते हुए कहा, बीरबल, अब हम दोनों का बचना नामुमकिन है। तुम जाओ, तुम यहां से निकल जाओ। बीरबल ने अविश्वास से अकबर की ओर देखा। ये आप क्या कह रहे हैं जहांपना? मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। ये हमारा हुक्म है, बीरबल, अकबर ने जोर से कहा। उनकी आवाज में दर्द और मजबूरी का नाटक था। सल्तनत को मेरी नहीं, तुम्हारी जरूरत है। एक बादशाह मर जाएगा तो दूसरा बन जाएगा, लेकिन तुम जैसा दिमाग अगर चला गया तो ये सल्तनत अनाथ हो जाएगी। जाओ बीरबल, हमारी दोस्ती का वास्ता, चले जाओ। ये दोस्ती की अग्नि परीक्षा का चरम था। एक तरफ बादशाह का हुक्म, दोस्ती का वास्ता और सल्तनत की भलाई का तर्क था। दूसरी तरफ मौत खड़ी थी। बीरबल के दुश्मनों ने, जो पास में ही छिपे हुए ये सब देख रहे थे, अपनी सांसें रोक ली। उन्हें पूरा यकीन था कि बीरबल जैसा चतुर इंसान अपनी जान बचाने का ये सुनहरा मौका कभी नहीं छोड़ेगा। अकबर का दिल भी हजारों टुकड़ों में टूट रहा था। उन्हें लग रहा था कि शायद आज वो अपने दोस्त को हमेशा के लिए खो देंगे। बीरबल ने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद की। उनके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। उन्होंने आंखें खोली और जो किया उसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। वो अपने घोड़े से उतरे, अपनी तलवार निकाली और अकबर के घोड़े के सामने आकर खड़े हो गए। उन्होंने हमलावरों की ओर पीठ कर ली और खुद को अकबर के लिए एक जीती जागती ढाल बना लिया। उनकी आवाज में न कोई डर था, न कोई हिचकिचाहट। एक दोस्त की जिंदगी की कीमत पर मिली सल्तनत मुझे मंजूर नहीं, जहांपना। और रही बात आपके हुक्म की, तो एक दोस्त का पहला फर्ज अपने दोस्त की जान बचाना होता है, उसकी हर बात मानना नहीं। हमलावरों को आप तक पहुंचने से पहले मेरी लाश से गुजरना होगा। ये कहते हुए उन्होंने अपनी तलवार कसकर पकड़ ली, मौत का सामना करने के लिए तैयार। एक पल के लिए जंगल में गहरा सन्नाटा छा गया। अकबर की आंखों से आंसू बह निकले। ये भरोसे की जीत थी, ये सच्ची दोस्ती की जीत थी। बीरबल ने अपनी जान की परवाह किए बिना अपने दोस्त को चुना था।
अकबर अपने घोड़े से उतरे और उन्होंने जोर से आवाज लगाई, रुक जाओ। एक पल में सारे डाकू रुक गए। उन्होंने अपने नकाब उतारे और सिर झुकाकर खड़े हो गए। वे सब शाही सेना के सैनिक थे। बीरबल हैरान रह गए। ये सब क्या है जहांपना? अकबर कुछ बोल नहीं पाए। वो आगे बढ़े और अपने दोस्त को कसकर गले लगा लिया। उनका गला रूंधा हुआ था। हमें माफ कर दो बीरबल, हमें माफ कर दो। ये सब एक नाटक था, तुम्हारी वफादारी को परखने के लिए एक घिनौना नाटक। बीरबल ने खुद को अकबर की पकड़ से धीरे से अलग किया। उनके चेहरे पर राहत नहीं, बल्कि एक गहरी गहरी उदासी थी। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वे खुशी के नहीं, बल्कि भरोसे के टूटने के थे। उन्होंने बहुत ही शांत और ठहरी हुई आवाज में कहा, तो ये एक परीक्षा थी? अकबर ने शर्म से सिर झुका लिया। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, आज आपने मुझे नहीं, बल्कि अपनी दोस्ती को परखा है। और जो दोस्ती परीक्षा की मोहताज हो, वो दोस्ती नहीं, सौदा होती है। आज आपने ये साबित नहीं किया कि मैं एक वफादार दोस्त हूं, बल्कि ये साबित किया है कि आप एक शक्की दोस्त हैं। आपने मेरी जान को दांव पर नहीं लगाया, आपने हमारे भरोसे को दांव पर लगाया था। और मुझे अफसोस है जहांपनाह, इस इम्तिहान में आप फेल हो गए। ये कहकर बीरबल मुड़े और चुपचाप जंगल में पैदल ही एक अनजान रास्ते पर चल दिए। अकबर वही बुद्ध बने खड़े रह गए। बीरबल के शब्द किसी तलवार से भी ज्यादा गहरे घाव कर गए थे। उन्हें पहली बार एहसास हुआ कि उन्होंने क्या खो दिया है। उन्होंने एक दोस्त का भरोसा तोड़ा था, एक ऐसा जख्म दिया था जिसे शायद दुनिया की कोई दौलत भर नहीं सकती थी। उस दिन के बाद बीरबल दरबार नहीं लौटे। अकबर ने उन्हें ढूंढने के लिए जमीन आसमान एक कर दिया, लेकिन उनका कुछ पता नहीं चला। सल्तनत वीरान हो गई। अकबर के पास सब कुछ था, तख्त, ताकत, दौलत, लेकिन वो इंसान नहीं था जो उन्हें बताता कि वो गलत है, जो उनके साथ हंसता था, जो उनकी खामोशी को भी पढ़ लेता था। वो दुनिया के सबसे शक्तिशाली लेकिन सबसे अकेले बादशाह बन गए थे। कई महीनों बाद अकबर को खबर मिली कि एक दूर देश का राजा उनकी सल्तनत पर हमला करने की योजना बना रहा है, क्योंकि उसे पता चल गया था कि अकबर का सबसे बड़ा हथियार बीरबल अब उनके साथ नहीं है। ये असली मुसीबत थी, कोई नाटक नहीं। अकबर ने हार मान ली। उन्होंने शाही लिबास उतारा, एक आम आदमी के कपड़े पहने और अकेले ही बीरबल को ढूंढने निकल पड़े। आखिरकार एक छोटे से गांव के आश्रम में उन्हें बीरबल मिले, जो बच्चों को पढ़ा रहे थे। अकबर उनके पैरों में गिर पड़े। लौट आओ बीरबल, हमें तुम्हारी जरूरत है, सल्तनत को तुम्हारी जरूरत है। मैंने गलती की, मुझे उसकी सजा मिल चुकी है। एक दोस्त को इतनी बड़ी सजा मत दो। बीरबल ने उन्हें उठाया। उनकी आंखों में अब नाराजगी नहीं, बल्कि एक गहरी समझ थी। उन्होंने कहा, जहांपनाह, मुसीबत में ही सच्चे दोस्त की पहचान होती है। आपकी असली मुसीबत तब नहीं थी जब आपने मुझ पर शक किया था। आपकी असली मुसीबत अब है जब सल्तनत पर खतरा है, और एक सच्चा दोस्त अपने दोस्त को मुसीबत में अकेला नहीं छोड़ता। उस दिन बीरबल अकबर के साथ वापस आगरा लौट आए, लेकिन उनकी दोस्ती अब पहले जैसी नहीं थी। ये अब और भी गहरी और भी ज्यादा परिपक्व हो गई थी। उन्होंने सीख लिया था कि दोस्ती को आजमाने की नहीं, बल्कि निभाने की जरूरत होती है, क्योंकि सच्चा दोस्त वो नहीं जो परीक्षा में पास हो। सच्चा दोस्त वो है जिसे परखने की कभी जरूरत